एक कॉन्फ्रेंस में गया था कि मुस्कुराइए आप छिंदवाड़ा में, कोई से भी रोड से जाओ सब जगह बड़े बड़े वो लग रहे थे। अब तो दूसरी सिटी में लिखने लग गए हैं इसको। खैर, ये बच्चे लोग जुड़े हैं राजेंद्र प्रसाद जी मिश्रा सर के साथ। तो मिश्रा जी, आज जो टॉपिक है ये कल की तरह नहीं है, ये बात तो सही है कि खाली सोशल साइंस का नहीं, आपके जो स्कॉलर्स हैं मेरी नज़र में बच्चा पार्टी जो भी है वो जिस विषय से है, सबके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट ये एक टॉपिक है जो मतलब सब जगह आराम से भी चलेगा। तो इसको बोल रहे हैं आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर, शॉर्ट में जो जनरली बोला जाता है ना ROL। तो हिंदी में बोलेंगे उपलब्ध साहित्य की समीक्षा, ठीक है ना। मिश्रा सर, एक बच्चों को घोषणा करिए जरा, जी ये बीच बीच में जो लिखे हुए आ रहे हैं निबंध करवाओ, ये क्या डिस्टर्ब जी होता है सारा। जो जी। लिखना नमस्ते धन्यवाद ये सब चीजें कर लेना बाद में, मैं फलाना राम जी मेरा ये नाम है ये विषय, वो यहाँ नहीं चाहिए अभी। कोई भी भाई, कोई भी विद्यार्थी जो है ये अभी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, इसलिए आप बिल्कुल ये सब गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अब ठीक है ना। प्रकाश भी भेज रहे हैं, अब थोड़ी देर और में किसी उत्तम और। भाई, आपका हैंड हैंड अभी तक उसको नीचे कर लीजिए, आपके हाथ को नीचे कर लीजिए अभी। जब आपसे हाँ, बोलेंगे तो उठा लीजिएगा हाथ। इस काम में मत जुटो अभी सारे देखो। लोग अपना कैमरा ऑन रखेंगे, कैमरा बंद कर कर कोई नहीं वो करेगा। कल भी मैंने आप लोगों को बतलाया था। ठीक है सर, सॉरी। ठीक है मिश्रा सर। तो जी उपलब्ध साहित्य की समीक्षा, ये जो हिस्सा है रिसर्च मेथोडोलॉजी और कोर्स वर्क में, देखिए कुछ विश्वविद्यालयों में तो जैसे मैं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में था, बाकायदा इसका टेस्ट होता है। आपकी पहले सिनॉप्सिस अप्रूव होगी, फिर आप काम करेंगे अगले साल, फिर हम उसको PGR भी बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च बोर्ड। तो अभी हर्षिता बारवे का आ रहा है ये मैसेज का, एक बार सुन लो ना इनकी प्रॉब्लम, एक बार सब इनकी प्रॉब्लम सुन लो क्या क्या कहना चाह रहे हैं। मैं तो जब सुन रहा हूँ, पहले इनकी सुन लो क्या क्या कंप्लेंट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। क्या हो गया भाई? किसी का लिखा है हर्षिता ने अपनी समस्या बता रही है कुछ, ये गुड मॉर्निंग आ गया ये। प्लीज सभी शोधार्थी कृपया ध्यान दें, कोई भी गुड मॉर्निंग वगैरह और जो है कि कल हमारी क्लास नहीं हुई है, ये सब चीजें अभी ना लिखें, हम लोग बाद में डिस्कस कर सकते हैं उन चीजों को। ये जब कुछ भी ना लिखें मैसेज में। हमारे स्पीकर जो हैं वो करेंगे, उसके बाद हम इन सब चीजों पे बात करेंगे जो भी आपके वो हैं। कोई भी इस तरीके के मैसेज नहीं करेगा, नहीं तो हम उसको यहां से अभी वो कर देंगे, हटा देंगे उसको यहां से भाई। ठीक है सर। जी सर। तो जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, जैसे थीसिस में तो अनिवार्य हिस्सा है ही, क्योंकि रिव्यू करेंगे आप पुराने साहित्य का। आपने जो थीम लिया है उसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम, आप कह दो टॉपिक, उससे रिलेटेड किताबें देख के, थीसिस वगैरह देख के, रिसर्च आर्टिकल से देख करके। हमारे तो सुखाड़े विश्वविद्यालय में तो मैं कह रहा हूँ, एक साल होने के बाद आप एक साल तक ROL करते हैं, रजिस्टर्ड हो गए सिनॉप्सिस अप्रूव होने के बाद, और बाकायदा 50-60 पेज की एक छोटी पड़ती है ROL का डॉक्यूमेंट, और उसका प्रेजेंटेशन होता है, जो एक्सपर्ट आता है अदर स्टेट से आता है, और उसकी मार्कशीट मिलती है। मतलब ये जो 2009 का UGC का रेगुलेशन था, हमने एज इट इज किया था। पर फिर भी अगर ऐसा नहीं हो तो भी जो कोई थीसिस होगी जिसमें इन इन जनरल पहला या दूसरा चैप्टर में बात करी जाती है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। हम क्या कहते हैं इसमें, रिव्यू किसी चीज की समीक्षा करना, पुनरीक्षा करना, उसको पढ़ करके उसका निचोड़ निकालना, हमारे यहाँ उसका ये अर्थ है। अब एक टर्म है लिटरेचर, यो आप किसी भी जनरल व्यक्ति से पूछिए, लिटरेचर का मतलब साहित्य, और साहित्य कहते हैं हमें मुंशी प्रेमचंद का वो गोदान और वो याद आते हैं, या कबीर तुलसीदास इनके जो दोहे हैं, या संस्कृत के श्लोक हैं, हिंदी की कविताएं कहानियां, हमें साहित्य के नाम पे ये आता है ना, क्योंकि ये टर्म अधिक चला है। हिंदी लिटरेचर में मैं कर रहा हूँ, इंग्लिश लिटरेचर में कर रहा हूँ, या दूसरी किसी संस्कृत अगर हम कर रहे हैं, तब लिटरेचर कहते हैं हमारे यहाँ कथा कहानियों का साहित्य याद आता है जनरली। यहाँ यह अर्थ है नहीं, यहाँ अर्थ ये है कि जिस विषय में आप PhD करने जा रहे हैं, रिसर्च कर, उससे रिलेटेड
जो कुछ भी रिटिन होना जरूरी नहीं, कई बार वो ऑडियो विजुअल भी होता है, कई बार मोन्यूमेंट्स में कोई चीज होती है, कई रूप में मिलता है, तो बात आएगी अपने चलते चलते, अभी थोड़ा टाइम लग रहा है। तब वो जो कुछ भी मेरे विषय से रिलेटेड, मेरी थीसिस से रिलेटेड, मेरे टॉपिक से रिलेटेड जो भी पहले काम कर रखा है, मिलता जुलता है, एग्जैक्ट तो नहीं होता वो काम, एग्जैक्ट ये रिसर्च गैप किस चीज का है, तो हम रिव्यू लिटरेचर उसकी करते जो मेरे टॉपिक, मेरे विषय से संबंधित काम है, पहले हो चुका है, उसकी समीक्षा करते। इसमें फिर आप ये बताते हैं कि जैसे मान लीजिए कल हम उदाहरण मध्य प्रदेश में और रोड एक्सीडेंट कोई बुक है क्या, माइक का ऑन कर दिए थे क्या दूसरे देशों में ऐसा क्या है, गवर्नमेंट की नीतियां कानून इसमें क्या कहते हैं, और इससे रिलेटेड जो कुछ भी आपके पास सेकेंडरी डेटा उपलब्ध है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर प्राइमरी डेटा का तो हो नहीं सकता, वो तो आप इकट्ठा करेंगे, जो कुछ भी उपलब्ध ज्ञान है आपके उस विषय पे, उस पे जब आप समीक्षा करते हैं, वो जो समीक्षा करने के बाद आपको ये बात समझ में आएगी कि मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ या ले रही हूँ, इससे रिलेटेड पूर्व में क्या काम हो चुका है, और रिक्वायरमेंट आज क्या है, मतलब वो समस्या आज क्या है, और उसका मैं अप्लाइड समाधान करने जा रहा हूँ। तब हम गैप बताते हैं कि ये रिसर्च गैप है, कि ये जो वर्क है कहानी इसमें, थीसिस में, रिपोर्ट्स में, बुक्स में, ये काम पहले हो चुका है मेरी थीम से रिलेटेड, और जो नहीं हुआ है वो मेरे लिए रिसर्च गैप है। बड़ी सिंपल सी बात ही है। तो ये तय हो गया कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर होते टाइम आपके हाथों में सेकेंडरी डेटा होगा, किसी और का किया हुआ काम, ये तो बात होगी, क्लियर है। अब ऐसे भी बहुत सारे काम होते हैं जो एकदम से आपने नए ले लिए, मतलब उस पर पूर्व में कोई काम नहीं हुआ था। अब क्या करेंगे आप, जैसे अब एआई के ऊपर रिसर्च करने कोई है, बनाया गया है एआई, लेकिन एआई का सोसाइटी पे इम्पैक्ट अब पढ़ने लगेगा ना ये तो आप कोई सोशियोलॉजी वाला बच्चा ये ले ले कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भारतीय समाज पे प्रभाव, छिंदवाड़ा जिले का एक अध्ययन, मान लीजिए उसने ये टॉपिक ले लिया, अब इस पे एक्चुअली सोसाइटी पे पढ़ने वाले इम्पैक्ट पे तो अब काम होना शुरू हुआ है, उस पे कोई सार घर भी तो आपके पास थीसिस बुक नहीं होगी, तो आप कई बार ऐसा टॉपिक भी ले लेते हैं जिसके ऊपर लिटरेचर अवेलेबल नहीं है। तब ऐसे में आरओएल कहाँ से तैयार होगा, उसका रास्ता ये है कि उस थीम से रिलेटेड दूसरी मिलती जुलती थीम, जैसे हम ये कहेंगे कि आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें आप और मैं बात करने लग रहे हैं, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, आईसीटी पे तो बहुत काम हुआ है ना, आईसीटी का सोशल इम्पैक्ट क्या है वो, क्योंकि कंप्यूटर का ही तो विस्तारित रूप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपको मैटर फिर वहां मिलता है, आप आईसीटी की सेक्शन से उठाएंगे, फिर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो काम करते हैं यदि आप समझते हो तो वहां जाएंगे, या फिर जो किसी जमाने में सिमुलेशन टेक्निक बड़ी काम में ली जाती थी, मतलब आभासी चीजें करी जाती, एक्चुअली वैसे नहीं होती, वर्चुअल टाइप जो चीजें होती, तो सिमुलेशन पे रिलेटेड कोई काम हुआ हो, किसी ने साइबरनेटिक्स पे काम किया हो, तो साइबरनेटिक्स से तो पुरानी विधा है ना। एक्शन रिसर्च कल मैंने बताया था, उससे रिलेटेड एक टॉपिक और है, ठीक है, वो ऑपरेशन रिसर्च कहलाता है, बाकायदा एमए होती है उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उसमें वो यही है कि ये जो मनुष्य के जीवन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का क्या प्रभाव है, वो साइबरनेटिक्स का हिस्सा है। तो साइबरनेटिक्स में बहुत काम हुए, मैंने यहाँ से बात शुरू करी थी, जो टॉपिक आपने लिया उसमें पूर्व में काम नहीं है, तो उससे मिलते जुलते फील्ड जहां से आपका टॉपिक निकल कर के आया उससे रिलेटेड तो कुछ ना कुछ मिलेगा, तब वो रिसर्च का आपका रिव्यू में काम आएगा। ये डेफिनेशन वगैरह मैंने स्लाइड पे दी थी, आपके पास कोई ज्यादा वो इस पर लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका रिटन टेस्ट होगा तब तो ये प्रेजेंटेशन में मिश्रा सर को दे दिया 17-18 पेज का, आप इसे यूज करिएगा, और वरना आप सिंपली सुन तो रहे ही हैं, तो आपका जो यात्रा आपने शुरू करी है रिसर्च की, ये बेहतर ढंग से चले। अब जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर जब हम बोलेंगे थियोरेटिकली, तो इसका मतलब सिंपली शब्द में ये निकलेगा कि आप जो टॉपिक ले रहे हो इससे रिलेटेड जितने काम हुए उन्हें आप चेक करेंगे, गो थ्रू एक उसको जाएंगे, उन कामों को अपनी डायरी वगैरह नोट्स वगैरह लेकर के लिखेंगे, और इससे क्या होगा, इससे आपको ये होगा कि आपने जो टॉपिक लिया, आपके गाइड ने ओके किया, उसमें आपको क्लैरिटी आएगी। इसका पहला जो लक्षण है
कि मैंने ये काम किया, मेरे से पहले वाले लोगों ने ये किया, तो उनको पढ़ने के क्लैरिटी आएगी। और ऐसा खूब होगा कि थीसिस खत्म करते करते आप जहाँ शुरू में सोच के चले थे, बीच में कई लोगों का काम देखा था, और खत्म करते करते आपकी चीज ही बदल जाएंगी। और उसका बड़ा स्वाभाविक कारण है, ये कोई वो मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल बात है कि ये जब आप उस चीज में घुसेंगे तब आपको आइडिया मिलेंगे। तो ये आपको चीजों को पकड़ना सिखाता है, गहराई में जाना सिखाता है, यदि आप ऐसा करें तो। दूसरा, जो काम किसी का हुआ है पहले, उसी मिलते जुलते टॉपिक, उसके काम की समरी आप निकालते हैं। मैं ये आपको प्रोसेस भी लास्ट में बताऊंगा। तो जो काम नेशनल, इंटरनेशनल या लोकल लेवल पर हो चुका हो, उन सारे कामों को पढ़ करके, और आप अपनी किताब में या थीसिस, मेरा मतलब जो डिसर्टेशन लिखेंगे उसमें, या कहीं पे प्रेजेंटेशन होता है, तो एक किताब पे 5-7 लाइनों की तो समरी करेंगे आप। पूरी पूरी थीसिस थोड़ी लिखोगे उस बंदे की। आप ये कहेंगे इन्होंने इस पे काम किया, इनका ये एरिया स्कोप था, और इनका कंक्लूजन ये है। इतनी ही बात आप करेंगे। तो फिर ये आपको कंसाइज होना भी सिखाता है, फोकस होना भी सिखाता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तीसरा इसका ये है कि आप जो टॉपिक लिया है, आपकी जिसे आप प्रॉब्लम बोल रहे हो, उसके प्रति आपके क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। देखिए, हम बहुत सारी चीजों को करते हैं, पर जरूरी नहीं है उसके उन कामों को करने के हमारे पास अंडरस्टैंडिंग पैदा हो ही गई हो, क्योंकि ये आपसे विजडम मांगता है, विवेक मांगता है, बुद्धिमत्ता मांगता है। ज्ञान तो इन जनरली बहुत लोगों के पास होता है, विजडम नहीं होता ना। ऐसा ज्ञान जिसको हम व्यवहार में उतारते हैं, जिससे हमारी स्किल कौशल बढ़ती है, और जिससे हम लॉजिक वे में सोचना शुरू करते हैं, जिससे हमारी चीजें सहज सरल बनती है, विश्लेषण क्षमता बढ़ती है, वो हमारी कहलाती है अंडरस्टैंडिंग। अब अंडरस्टैंडिंग करने के लिए नेचुरली बहुत ही जरूरी है, अब आप उन पुस्तकों को पढ़िए, उन डिजर्टेशंस को पढ़िए, देखिए, क्योंकि रिसर्च में सुनना काफी नहीं है। यदि आपको भारतीय ज्ञान परंपरा पे थोड़ी सी रुचि अगर हो, तो मैं आपसे निवेदन करूं कि भारत में हमारे, मैं उस श्लोक लोग मुझे याद नहीं है, मैं संस्कृत का नहीं हूं, लेकिन मैं सार बता देता हूँ जो इस जिस श्लोक में बात है। तो उसमें कहा गया है कि विद्वान व्यक्ति वह नहीं है जो बहुत ज्यादा पढ़ता है, विद्वान वो है जो बहुत ज्यादा सुनता है। श्रुति साहित्य तो हमारे वेद वगैरह क्या थे, ये तो अब आकर के लिख लिया हमने। तो पुराने जमाने से तो ऋषि परंपरा में, गुरुकुल परंपरा में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से कानों तक ही तो जा रहे थे हजारों साल से। बाद में प्रिंटिंग प्रेस व्रेस आकर के ये, उससे पहले ताड़पत्र वगैरह पर उन पर थे, या कहीं पत्थरों पे शिलालेख पे कुछ लिख दिया गया। सुनना जो है ना, वो अब ये जो रिसर्च के मामले में सुनने से खाली काम नहीं चलता। आप ये तो लिख के नहीं दे सकते कहीं पे कि मैंने कहीं पे सुना था। अब इसका क्या सोर्स है, मैंने कहीं पे सुना था, तो सुनना इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन रिसर्च के मामले में चूंकि सारी चीजें आजकल फॉर्मल एजुकेशन में होती हैं, ज्ञान सारा हमारा एक व्यवस्थित ढंग से संग्रहित होता है। पुराने जमाने में तरह नहीं, किसी व्यक्ति के दिमाग में ज्ञान था, वो मर गया, ज्ञान भी चला गया, ऐसा भी हुआ है। दिल्ली के कुतुब मीनार के पास में जो लोह स्तंभ है, उस पर लोहे की जंग नहीं लगाए, अब वो समुद्रगुप्त का बनाया हुआ है। अब आप देखिए, 1500 साल पुरानी बात है। अब वो जिसने बनाया था, जिसके पास वो तकनीक थी, कोई किताबें वगैरह तो थी नहीं, और तकनीक भी अपने साथ ही लेकर के चला गया। रिसर्च के लिए जरूरी ये है कि जो काम है वो हमारे पास प्रूफ के रूप में उपलब्ध हो। आप उसी काम को आप दुनिया के सामने लेकर के आएंगे, समीक्षा करेंगे, जिसको आपने लिखित में पाया है। ऑडियो वीडियो को बहुत रेयर यूज किया जाता है, लेकिन कोई फिल्मों पे काम करेगा, कोई म्यूजिक पे काम करेगा, तो वो उसको यूज करेगा। लेकिन हमारे में से ज्यादातर जो लोग जुटे हुए, ये फॉर्मल जो किताबें और जो आर्टिकल्स हैं, इससे थीसिस में जो काम है वो है। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग देता है। अगली स्लाइड बदल देना उधर से। फिर दूसरा इसका काम ये है कि जब आप लिटरेचर लेंगे, तब आप इन जनरली रिसर्च के मामले में किसको लिटरेचर को आप पढ़ेंगे, जो टॉपिक आपने लिया है। तो 1 नंबर पे तो होता है उससे रिलेटेड थीसिस को देखना, 2 नंबर पे उससे रिलेटेड रिसर्च पेपर वगैरह देखना, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी, कोई लॉ आया है तो वो देखना। और मान लीजिए यूँ तो कोई हिंदी साहित्य वाला अभी जुड़े हुए हैं बच्चे, तो वो तो नोवेल, स्टोरी वगैरह, उनसे रिलेटेड जो कुछ है वो तो उसी को ही पकड़ेंगे। लेकिन हमें तो हमारे विषय की थीम से मतलब है, तो आप क्या सारी पढ़ेंगे? सारी तो कोई पढ़ ही नहीं सकता, ज्ञान का तो सागर इतना बड़ा है ना कि आपके और मेरे हाथ में नहीं आएगा।
तो एक किसी लाइब्रेरी के सेक्शन में गए, रिसर्च वाले में बैठ देखा, और आपको तब पता चलेगा कि ये काम हुआ है। जब उस एक थीसिस को देखते हो तो उसके अंदर भी रेफरेंस मिलेंगे, साइटेशंस भी मिलेंगे, पीछे बिब्लियोग्राफी भी मिलेगी, तो उससे 100 लोगों को और पता चलेगा। उनमें से किसी और किताब को देखोगे तो उसमें अगली फिर 100 पे मिलेगी, फिर एक कड़ी बनती चली जाती। फिर काम आपका है कि आप छांट करके उस चीज को लोगों के सामने लेकर के बदलना। इसको आगे मिश्रा सर कैरेक्टरिस्टिक्स बोला है। जी सर, जी तो सर। पहचान इसकी ये है क्या, अब हम कल भी मैंने कहा था ना, फैमिली का कंसेप्ट वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। आज भी मैं कह रहा हूं विशेषताएं, लक्षण, पहचान क्या होगी उसकी, कि नंबर तो एक ये सारी दुनिया का सारा ज्ञान नहीं, सेलेक्टेड आपके टॉपिक से रिलेटेड जो चीजें हैं उनके सेलेक्ट हिस्से पर ही आपको फोकस होकर के आपको विश्लेषण करना है, समीक्षा करके देनी है। इसकी पहली विशेषता ये कि सारे ज्ञान की नहीं करनी, बड़ा पर्टिकुलर होकर के आपको अपने ज्ञान की चीज देखनी। अब ये जो हमारी परंपरा चल गई ना, रिव्यू लिटरेचर, तो फिर उसमें आएंगे कि जोनाथन ने ये कहा है, प्लेटो ने ये कहा है, अरस्तु ने ये कहा है, फलाने ने ये कहा है, ढिमके ने ये कहा है। और सही बात ये है, बहुत ध्यान से सुनो, प्लेटो, अरस्तु, ये जो पुराने जमाने वाली किताबें देख लो, पूरे दिन में एक पेज का अनुवाद नहीं कर सकते आप। सही है। पूरे दिन आप एक पेज का अनुवाद नहीं कर सकते। हमारे पब्लिक एड के एक आदमी को नोबेल प्राइज मिला है, हर्बर्ट साइमन को, डिसीजन मेकिंग पे। उनकी पीएचडी थीसिस थी साहब, पीएचडी थीसिस पे नोबेल प्राइज है, डिसीजन मेकिंग वाले पे। उन्होंने, हमारे पब्लिक एड के बहुत बड़े विद्वान हुए चेस्टर बर्नार्ड, उनकी किताब है फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका के क्या काम होते हैं। तो दोनों ही अमेरिकन लोग हैं। तो साइमन ने उस किताब की समीक्षा करते हुए लिखा कि मैं पब्लिक एड, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर का आदमी हूं और राजनीति विज्ञान पर भी दखल रखता हूं, लेकिन बर्नार्ड साहब आपकी किताब को 4 बार पढ़ चुका हूं, समझ में नहीं आई। तो जब अमेरिका वाले को कहने लग रहा है, तो फिर मैं, मिश्रा जी तो हिंदी भाषी, मध्य प्रदेश राजस्थान के, और आप भी हमारे जैसे, इसमें कोई वो नहीं। तो जो काम आपका है ना उसको देखिए। 100 किताब नहीं चाहिए, 1000 भी नहीं चाहिए, 2-4 ही चाहिए, पर ईमानदारी के ढंग से चाहिए। और ये आपको तय करना पड़ेगा, आपका गाइड तय करेगा कि कौन सी चीजें मैं पढ़ूं। कुछ भी पढ़ लोगे बाजार में तो गुटका पासबुक टाइप और वो गाइड टाइप की चीजें मिलती, कुछ चीजें अखबार में छपती रहती, ये सोर्स थोड़ी होंगे इस तरह से। तो ये आपको सेलेक्ट करना आइटम। फिर इतनी बड़ी थीसिस किसी की देख ली, उसमें भी आपको ये देखना पड़ता है कि मेरे काम का क्या है। ये भी तो आदमी को पहचान होनी चाहिए ना। मैंने कल भी कहा था कि 200-300 पेज में तो आप उस टॉपिक के सिद्धांत, धारणाएं, कंसेप्ट, 50 प्रकार की परिभाषाएं, गुण, अवगुण, दोष, ये सारे लिखते रहते हो, महत्व वगैरह। इसी में आप 75 पेज तो महत्व पे, पंचायती राज का महत्व एक चैप्टर ही बना दिया किसी ने। तब अभी भी हमारे को महत्व समझ में नहीं आया है क्या? पंचायती राज तो 60 साल से लागू कर रखा है। तो ये चीजें नहीं चलती। आप अपने काम, अपने टॉपिक के हिसाब से उसे कंसाइज करिए, और उसको पढ़ लेने के बाद फिर आप डिस्क्राइब करते हैं, विवरण देते हैं, अमुक अमुक किताब में कहता है, हाँ इस ऑथर ने या इस रिसर्चर ने ऐसा कहा है। ये बाकायदा ये काम आपका पर्पजफुली होना चाहिए। मैंने कल क्या कहा वो बात फिर रिपीट करूंगा, पर्पजफुली किसी चीज को देखना ऑब्जर्वेशन है। ध्यान से देख, चीजें तो बहुत देख रहे हो। मैंने, मिश्रा सर, 2 साल पहले ऐसे एक दिन, पहले दिन ऑनलाइन लिया मैंने ऑब्जर्वेशन पेपर, ये टॉपिक, और अगले दिन मैं उसी क्लास में ऑनलाइन पढ़ा रहा था केस स्टडी। कल मैंने तुम्हें ऑब्जर्वेशन बताया था, थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना सीखा। तो एक बच्चा खड़ा, उसने हाथ उठाया, बोला साहब मैंने किया ऑब्जर्वेशन, आपकी शर्ट कल भी वही। ये स, ये सभी लोग पहले म्यूट कीजिए अपना। हरिओम वर्मा। ठीक है, सॉरी सर, सर कंटिन्यू कीजिए। ये तो चलता है। तो आप पर्पजफुली, मतलब जो आपके मोटिव को सिद्ध करती है ना चीज, वो आपका पर्पजफुली होता है। यूं हिंदी में उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए पर्पज टर्म यूज होता है। अगर मेरी पुस्तकें किसी ने देखी हो तो उनको पता होगा कि मैं शब्दों को पहले समझाता हूँ, क्योंकि भाषा एक बड़ा मामला है। तो आप पर्पजफुली, मतलब किसी मोटिव की पूर्ति करने के लिए जब आप कोई रीजन, कोई कारण उठाते हैं, तब वो पर्पज कहलाता है। ऑब्जेक्टिव तो गोल की तरह होता है,
उसको आप नाप सकते हो, तोल सकते हो। उस पे अलग से आपकी शायद क्लास होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव सेटिंग पे, वरना जी किसी दिन बात है सर, करूंगा। है सर। जी जी। बस फिर ठीक है। फिर है जो आपने टॉपिक लिया है उसका क्लियर कट स्टेटमेंट तब आएगा तब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर लेंगे। अर्थात रिव्यू ऑफ लिटरेचर हमें क्लैरिटी देने के साथ, समझ देने के साथ, अब हमें ये हुनर भी देगा कि अच्छा लोगों ने इसको इस तरह से किया है। तब आप एक राह पकड़ते हैं कि मैं मेरे टॉपिक को, मेरे काम को यदि इस तरह से कर लूं तो मेरे लिए मार्ग प्रशस्त होगा। जो ठीक है, जो उस रास्ता पहले कोई डाल गया उस पे चलना है, और नया रास्ता डालना तो आप जानते हो ना, फिर पता नहीं ना आगे कैसे झाड़ झखाड़ के स्थिति है। जब रिव्यू लिटरेचर की अगली पहचान ये, जब आप करेंगे तो आपका टॉपिक और आपकी समझ और काम का दायरा ये नैरो हो जाएंगे। ये फिर आप ये रास्ता सही से खा पी के चल के, जैसे कई सारी दवाइयां देख करके मरीज को लास्ट में पता चल जाता है ये वाली गोली मेरे शरीर को शूट करती है। ये तो बीपी की 15 तरह की गोलियां आती हैं, तो वो डॉक्टर बताता है कि आपको बीटा ब्लॉकर वाली देनी है या एंटासिड के साथ मर्ज वाली देनी है, एस्पिरिन के साथ वाली देनी। फिर वो पता चल जाता है कि अमिलोडिपिन इनके असर नहीं करता। तो आप कंसाइज हो जाते हो, आपका एरिया, आपका काम और अंडरस्टैंडिंग एक फोकस स्थिति में आएगी। वो की वजह से ROL नेक्स्ट करना भैया। जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर रहे होते हैं तो उसको करने के बाद आपको ये समझ में आती है कि मैं किस दिशा में आगे जाऊं। मैं आपसे ये कहूं कि उत्तरी भारत में रोड एक्सीडेंट्स की जो समस्या है ये सर्वाधिक है। तो फिर अब आप कई तरह के एक्टिविटीज मन में लेते हैं, बाइकर ज्यादा है। जहाँ टू व्हीलर होंगे साहब ज्यादा, वहाँ दुर्घटनाओं की गति ज्यादा होती है बनिस्पत की कारों वाले 4 व्हीलर की दुर्घटनाएं कम होती हैं। उसके बहुत सारे कारण होंगे। अब आपको कंसाइज करना है कि इसको सोशल एस्पेक्ट पे करूं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे करूं, या सोसाइटी जहाँ काम करने लगी उसके हिसाब से मैं करूं। तो ये जब आप कंसाइज हो जाएंगे तब आप देखेंगे कि मैं तो ये लेना चाह रहा हूँ यार, सड़क दुर्घटनाओं में बाइकर्स की भूमिका। ये खुद भी मरते हैं, दूसरों को भी मरवाते हैं। अभी तक का तो परिणाम यही कहने लग रहा है हमें। अब आप कंसाइज हो गए। पहले तो आप ये कहना चाह रहे थे सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति, अब आप बाइकर्स की भूमिका पे आ गए, क्योंकि इतना सारा काम देख करके आपको ये बात समझ में आ गई कि मुझे कंसाइज करना पड़ेगा, मुझे स्पेसिफिक होना पड़ेगा। मैं एक ही लाइन पे रहूंगा। मैं अच्छा, बहुत ज्यादा आप चीजों को वाइड फैला देते हैं ना, फिर वो आपसे लास्ट में बैठना मुश्किल हो जाता है। ये है वजह इसकी। ठीक है। और इससे ये तय होता है कि आपने आपने क्या कि बहुत इंटेंस गहराई से आपने अध्ययन कर लिया है। ये प्रमाणित होता है हमेशा रिव्यू ऑफ लिटरेचर से। 1 2 3 4 5 10 देखे। मैं तो वहां था उसमें सुखाड़ा यूनिवर्सिटी में, तब हमारे एक स्टैंडर्ड सा बना रखा था कि एक टॉपिक पे कम से कम आपके 20 तरह का थीसिस, किताब और आर्टिकल जो रिसर्च वाले हैं आपके प्रोफेशनल पत्रिकाओं के, ये लगभग इतना तो होना ही चाहिए, इससे कम नहीं। बिल्कुल ही नया कोई टॉपिक ले लो एक अलग बात है, तो उस पर हम भी जानते हैं उस पर नहीं है। वरना इतना अध्ययन करने के बाद अगर आपने उनको देख लिया तो अच्छी खासी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है। अब आप इस स्लाइड का जरा वो पढ़ना टाइटल। इसका टाइटल आ रहा है ऑब्जेक्टिव ऑफ लिटरेचर। ऑब्जेक्टिव हमेशा जब भी कहे जाएंगे, ये थीसिस में आपको लिखने भी हैं, जब भी कहे जाएंगे वो अंग्रेजी में टू से शुरू होंगे, और हिंदी में उनका अंतिम शब्द होता है ना। पढ़ना, सोना, करना, विश्लेषण करना, अवलोकन करना, समस्याओं को चिन्हित करना, समाधान देना। हिंदी हमेशा उनकी ना पे खत्म होगी और अंग्रेजी हमेशा टू से शुरू होगी, फिर वर्ब आएगी। ये पहचान है ऑब्जेक्टिव। अगर ऐसा नहीं है किसी सेंटेंस में तो हिंदी में तो लास्ट में ना आएगा ही और अंग्रेजी टू से शुरू होगी। तो 5 तरह की क्रियाएं हैं। ठीक है ना। गो, वेंट, गोन, गोइंग, टू गो। 5 हुई। आप अपने घर में आज प्रयोग करना जाकर, जितने भी बच्चे सुन रहे हैं 147, अपने घर में जाकर के आज एक प्रयोग करना। किसी से भी पूछना कम का मतलब, जो कहेगा आना। स्लीप का मतलब कहेगा सोना। गो का मतलब कहेगा जाना। और ये
अब आकर के आपको धक्का लगेगा कि आप प्राइमरी क्लास को भूल गए हो। ये आपको तीसरी चौथी क्लास में जो अंग्रेजी चली थी तब आपको ये बात पढ़ाई गई थी, और आज पीएचडी में मैं वापस पढ़ा रहा हूँ। तो अब आप 147 बच्चे आज आप अपने घर पे प्रयोग करना। कम का मतलब कहेंगे जाना आना, गो का मतलब जाना, रीड का मतलब पढ़ना, नहीं, ये नहीं है। वापस डिक्शनरी खोलना आज। कम का मतलब होता है आओ, गो का मतलब होता है जाओ। फर्स्ट फॉर्म क्रिया का ऑर्डर होता है, आदेश है वो। स्लीप सो जाओ, रीड पढ़ो। तो कम का मतलब होता है आना, आओ नहीं। तो आओ नहीं है तो आओ है, आना नहीं है। तो ये आना क्या है? आना वह काम है जो फ्यूचर में होगा। मैं कह रहा हूं टू रिव्यू समीक्षा करना, टू इवेलुएट मूल्यांकन करना, टू स्टडी अध्ययन करना, टू कंपेयर तुलना करना, टू इवेलुएट मूल्यांकन करना। अर्थात वह कोई काम जो आपके मस्तिष्क में लक्ष्य की तरह है, गोल की तरह है, और उसे भविष्य में पाया जाना है, वो आपकी प्लानिंग का हिस्सा है, उसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ये प्रहलाद जी टू डिटरमाइन हो गया। अरे भाई लिख लिख के मत भेजो इसमें कुछ भी, ठीक है। अब आप क्या पूछोगे अपने घर पे कि गो का मतलब, जो ये नहीं कहेंगे कि जाओ जी, गो का मतलब जाओ। ये फिर जाना किसको कहते हैं? टू गो। मुझे दिल्ली जाना है, आई एम टू गो दिल्ली। टू गो जाने मतलब पांचवी क्रिया है ये। गो, गोन, गोइंग, टू गो। ये आपको 5 क्रियाएं पढ़ाई गई थी तीसरी चौथी क्लास में, जो आज आपको पहली बार, अरे हाँ यार है तो ऐसा ही। इतनी सी हमारी याददाश्त है। मिश्रा जी, ये जो इन गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि लोग रात को थोड़े बहुत बादाम भिगो देते हैं, सुबह उनको छील के खाते हैं, फिर ये कहते हैं कि यार इससे दिमाग तेज चलता है। और हालात ये है कि लोग 2 दिन तो भिगोते हैं, तीसरे दिन भूल जाते हैं। जितना बादाम खाते हैं उतना ही भूलने लग जाते हैं। अर्थात बादाम खाने में और याददाश्त बढ़ने में कोई सह संबंध नहीं है। नहीं आप है। पूछ के देख लेना। तो ये मैंने कहा, ये टू वो ये नहीं पता लोगों को। सिंपल सी बात है, पर कितनी जटिल लग रही है। तो जब हम, चूंकि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा जोर किस पे? भाषा पे। पीएचडी एच की डिलीट तो बहुत कोई रेयर करता है यार। हमारी सुखड़ा यूनिवर्सिटी में एक डिलीट किया हुआ टीचर है संस्कृत में, आचार्य नीरज शर्मा जी। पूरे विश्वविद्यालय में कोई डिलीट नहीं है। और पूरी यूनिवर्सिटी में एक डिलीट चल रही है इंग्लिश डिपार्टमेंट में, ये लो। तो ये एक यूनिवर्सिटी का हाल है। तो डिलीट तो इतनी कम होती है। तो आप, मैं ये कहूंगा कि आप पीएचडी देश की सबसे बड़ी डिग्री करने जा रहे हो, इसमें भाषाई त्रुटियां स्वीकार नहीं होंगी। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने के बाद फिर आप क्या भाषा प्रयुक्त करते हैं, इस पर डिपेंड करता है। देखो बच्चों, दुनिया के आविष्कार तो कुल मिला के 3 ही है। बाकी जो आविष्कार है ना, उनके टावर टेकर है बच्चे, उनकी जनरेशन से। एक पहला आविष्कार था अग्नि का। वो आदमी ने चकमक से पत्थर से आग लगाई तो फिर वो मांस भूनना सीख गया, और गुफा में आग लगा करके जंगली जानवरों से बचना सीख गया। और दूसरा आविष्कार है पहिया, उससे उसका सारा मूवमेंट तेज हो गया आदमी का। गाड़ी में लगाया, बच्चों के खिलौने में लगाया, घूमने में लगाया, बहुत सारी चीज पहिए से बनी। तीसरा जो आविष्कार है ना, वो इन सब ऊपर, और वो आविष्कार है भाषा। मैं बोल रहा हूँ और आप समझ रहे हो कि भाषा तो कर रही है काम। यदि हमारे पास भाषा नहीं होगी तो फिर हम चीजों का एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। हमारे पास दूसरा विकल्प ही नहीं है। आदमी आदमी ही नहीं हो सकता बिना भाषा। अपने ही देश में, अंडमान निकोबार में, बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में एक द्वीप है, फॉरबिडन टेरिटरी, आप नहीं जा सकते। उस जगह को कहते हैं सेंटिनल आइलैंड, हमारे देश में। वहां कोई नहीं जा सकता, बंद बाउंड्री है। वहां पे सेंटिनल आदिवासी अंडमानीज रहते हैं, और वो आपसे और मुझसे 2 लाख साल पीछे हैं। कितना? 2 लाख वर्ष पीछे जनरेशन चल रही है। उनकी आज भी भाषा विकसित नहीं हुई है। आज भी 300 लोग थे लगभग, सुनामी में वो आधा द्वीप खत्म हो गया था आबादी के हिसाब से। अब 150 लोग बचे हैं। तो कोई नाव वाव से कोई ज्यादा ही एक्टिंग करने जाए तो तीरों से मार देते हैं उसको। और यदि हमारे कोस्ट गार्ड को पता चल गया तो आपको पकड़ लेंगे, उधर आप नहीं जा सकते। मैंने यहाँ से बात शुरू करी तो उनकी भाषा नहीं विकसित हुई अब तक। भाषा विकसित नहीं होने से वो सोच नहीं पा रहे, शब्द नहीं दे पा रहे। और भाषा से उन्नतियां होती हैं।
नेचुरली नहीं होती। कोई ये समझे तो मनुष्य में नेचुरल है, भाषा नहीं है। भाषा बहुत ज्यादा चिंतन मंथन विचार करवाती। तो भाषा में यदि आप एक बार पकड़ कर लेते हैं ना, तो फिर आप डिफरेंट टाइप के आदमी होते हैं। फिर आप वैसे नहीं जैसे सोसाइटी में दूसरे लोग हैं। वही आपको लेखक बनाते हैं, वही आपको विद्वान बनाते हैं, वही आपको रिसर्चर बनाती। भाषा पे पकड़ होने लगी तो दिमाग फास्ट होने लग जाता है। आप सर्वाधिक जोर दीजिए भाषा के ऊपर। आप, मैंने अगर अंग्रेजी भी दीजिए, मैंने तो नहीं बोला, मैं तो अंग्रेजी खुद ही काम चलाऊ लिखता करता हूँ। मैं राजेंद्र जी, हम तो हैं हिंदी भाषी लोग। कहना ये चाह रहा हूँ, आप भाषा पे जोर दीजिए, तब ये ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए सरल बनेंगे, चीजों की समझ पैदा होगी। वरना भाषा का एक्चुअली क्या विकल्प नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि केवल भाषा का काम भाषा ही करती है। किसी शब्द को आप चित्रों में समझा सकते हो कि एक मम्मी का और एक बेटे का बालक का बना दो, शिशु माँ की गोद में खुश है। अब इसमें भाव आ रहा है, बच्चा अपनी माँ की गोद में खुश हो रहा है, ये संदेश मिल गया आपको। आप कोई फिल्म बना के दिखा दो, आप कोई मूर्ति दीवार पे लगा करके रेप करा के बता दो, इन सब से संचार हो जाता है। लेकिन इनसे मस्तिष्क उन्नत नहीं होता। मस्तिष्क उन्नत, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, और लिखे जाने इनसे होता है। और सारी बातें दूसरे मोड से कहीं नहीं जा सकती, केवल भाषा ही उन्हें कह सकती है। जैसे अगर आपको ये कहना पड़ जाए किसी से कि रावण को, ज्ञानी था भाई वो, रावण को अपने ज्ञान का बहुत अहंकार था। आप सब जानते हैं अहंकार तूने ले डूबा, वरना ज्ञान नहीं थे वो तो। आज भी आचार्य रावण के ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं संस्कृत यूनिवर्सिटीज में, आज भी। वो था ही विद्वान में तो कहा दिक्कत, लेकिन रावण को ज्ञान का अहंकार था और राम को अहंकार का ज्ञान था। ठीक सही। है, बात को आप बिना भाषा बता दो कैसे करोगे इसको, चित्रकला कैसे बनाओगे, पत्थर पे कैसे उतारोगे इस बात को। ये बात भाषा से कही जा सकती है और भाषा से समझी जा सकती है। मैं एक दिन मेरे बुजुर्ग को दिखाने हॉस्पिटल ले गया, मिश्रा जी मेरे मिलने वाले डॉक्टर थे। तो वो मैं जो जिनको लेकर के गया वो मेरे रिश्ते में मौसा मौसी लगते हैं। तो दोनों बुजुर्गों, मौसा मौसी दोनों के जोड़ों में दर्द, घुटनों में। डॉक्टर साहब बड़े मजाकिया थे। तो मैं, डॉक्टर साहब ये मेरे मिलने वाले हैं मौसा मौसी, इनके दोनों जोड़ों में दर्द रहता है। तो डॉक्टर साहब बोले, भाई जोड़ों का दर्द जोड़े ही जानते हैं। तो कितनी सरल बात है, लेकिन वहां माहौल हल्का कर दिया। हॉस्पिटल में 30-40 लोग जो आउटडोर की भीड़ में खड़े थे, तो डॉक्टर साहब ने बड़ी सी जोड़ों के दर्द जोड़, अभी बात पति पता। सर आपका, सर अनम्यूट कीजिए, म्यूट हो गया आपका, कटारिया साहब म्यूट हो गया। मेरे हाथ से हो गया। हाँ आपके हाथ से हो गया सर। ये मेरे का हाथ फेंकने की आदत है ना, फेंक तो हाथ यूं करता हूँ। तो जब आप ये आरओएल करते हैं, तो एक तो आप टॉपिक है, उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी थ्योरी हैं आपकी, उन सारी थ्योरीज को आप एक साथ लेकर के आप ये पहचानते हो कि मैं, ये वाले अवधारणा है, ये वाले सिद्धांत है। मैं कहूंगा अथॉरिटी एक कंसेप्ट है, सत्ता एक कंसेप्ट है। पर मैक्स वेबर ने जो नौकरशाही पे विचार दिए हैं, वो लीगल अथॉरिटी को तो समझा रहा है। तो लीगल अथॉरिटी पे उनका विचार, अथॉरिटी एक कंसेप्ट हुआ, और उसको समझाने के लिए नौकरशाही पूरा एक मॉडल है, वो थियरी हुई। तो इनके बीच के जो संबंध है, कंसेप्ट, डेफिनेशन, थियरी, ये आपको लिंक समझाने का काम करता है आरओएल। फिर आपको ये सोर्स ढूंढना सिखाता है। एक थीसिस देखने पर पीछे बिब्लियोग्राफी आपको 10 थीसिस का एड्रेस और दे देगी। तो ये इसका एक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मुझे डेटा सोर्स मिल जाए। तीसरा इसका काम होता है, ये विकसित करती है किसको, आपको, अल्टरनेटिव रिसर्च डिजाइन को। रिसर्च डिजाइन पे पेपर आपका अलग से क्लास है, लेकिन जैसे मकान का एक लेआउट होता है, ब्लू मैप बनता है मकान का, इसी तरह से जो थीसिस या रिसर्च वर्क आप करने जा रहे हो, उसका मॉडल कैसा होगा, उसकी डिजाइन। अर्थात वो आप खाली डेस्क्रिप्टिव लिखेंगे या खाली ज्ञान का एक्सप्लोरेटरी नई चीज करेंगे। अब वेबर ने कोई पीएचडी थोड़ी करी थी, उनके चिंतन के आधार पर ब्यूरोक्रेसी का थियरी बना करके दी थी। तो हर चीज के लिए रिसर्च करना जरूरी नहीं होता। डायरेक्ट भी जिनका ब्रेन बहुत तेज चलता है, वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करके भी नई चीज खोदते हैं।
निकालते हैं। तो ये आपको डिजाइन तो तय करती है। जनरली आपके हमारी जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो जनरली डिस्क्रिप्टिव डिजाइन यूज करते हैं। आप एक किसी समस्या को लेते हैं, फिर आप उसका विवरण देके विश्लेषण करके कुछ नया कुछ पुराना डेटा लगा करके देते हैं। और जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है वो तो आपको पता ही, जो बच्चे केमिस्ट्री वगैरह के अभी बोल रहे थे जो जुड़े हैं, तो वो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन लेते हैं। तो उसमें कुछ आपके डिपेंडेंट वेरिएबल, कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कुछ फैक्टर्स जो उस पर असर डालते हैं, उनका आप परीक्षण करते हो और उनके रिजल्ट निकालते हो। तो वो आपकी डिजाइन एक्सपेरिमेंट की होती है। अपनी साइकोलॉजी में भी होता है, एजुकेशन सेक्शन जो है हमारी फैकल्टी, उसमें भी होता है। होम साइंस में भी डायग्नोस्टिक क्या ये एक्सपेरिमेंटल हुए। और यदि एक्शन रिसर्च आप काम में लेते हो तो वो अपने आप में एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, वो उसमें एक्सपेरिमेंट करता है रिसर्चर। तो जब आप ROL कर लेते हैं तो आपको ये समझ में आएगी मेरा जो टॉपिक है, इस टॉपिक पे कौन सा बड़ा रिसर्च डिजाइन शूट करेगा। तो वैसे आप रिसर्च डिजाइन फिर आपका फायदा हो जाता है। जब आप ROL कर लेते हैं तब आपको फिनोमिना समझ होते हैं। फिनोमिना मतलब प्रघटनाएं। जैसे सूरज का पूर्व में उगना, ये प्रघटना है। माँ बाप के द्वारा बच्चे को डांट देने पर जहर खा लेना, फांसी पे टक जाना, ये फिनोमिना है। मतलब विशिष्ट घटना, तो आप जानते हैं इंसिडेंट्स, जो विशिष्ट घटनाएं होती हैं जिनमें थ्योरेटिकली कंसेप्चुअली चीजें जुड़ती हैं और उनको आप विषय के रूप में समझाते हैं, वो हमें परिघटनाएं कहलाती हैं। हर एक घटना परिघटना नहीं होती। प्रघटना हमारे विशिष्ट मानव आचरण को, व्यवहार को और उसका एकेडमिक अर्थ बताती हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। फिर ये आप जब कर लेंगे तो ये आपके नॉलेज बेस है आपका टॉपिक से रिलेटेड, उसको एक बड़ा कर देंगे, वाइड कर देंगे। आपका पूरा होराइजन है ना, क्षितिज, वो फैल जाता है। उससे फिर आप और आपके गाइड ये सोचते हैं कि अभी किस तरह से आगे बढ़ना है। अगले पे आइए। सोर्सेज की एक लिस्ट लगाई है मैंने खाली। तो जैसे बुक्स हो सकती हैं, बुक्स के अंदर कोई चैप्टर हो सकता है। मोनोग्राफ, जो किसी एक ही थीम पे लिखी छोटे से कागजी टुकड़े को 10, 20, 30 पेज पे कोई बात कहे, उसको मोनोग्राफ कहते हैं। जैसे कोई कहे NEP 2020 की फीचर्स, ऐसे करके इन्होंने 15 पेज की बुकलेट बना दी, मान लो, ये मोनोग्राफ हो गया। फिर लाइब्रेरी में कैटालॉग होते हैं, वो कैटालॉग में तो किताबों के नाम होते हैं, लेकिन वो आपको उस जगह जाने का रास्ता दिखाते हैं, इसलिए कैटालॉग में भी जाना पड़ता है। फिर थीसिस है, PhD डिलीट की डिजर्टेशन। प्राय MA MPhil वाले जो बच्चे छोटी थीसिस को डिजर्टेशन बोलते हैं, हालांकि दुनिया में कई देशों में थीसिस को डिजर्टेशन बोला जाता है, वो कोई एक कारण नहीं। सर्वे रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे सेंसस के, हमारे पल्स पोलियो अभियान की हैं, घर घर जो कचरा संग्रहण वगैरह पे इनके टाइम जो सफाई की, या नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे वगैरह, बहुत सारे सर्वे आते हैं, उनकी रिपोर्ट होती हैं। फिर आपके रिसर्च पेपर जो जर्नल्स में छपे हैं, देखिए एक तो पत्रिकाएं होती है, मैगजीन, ये ग्रेसोबा, मेरी सहेली, चंपक नंदन, ये क्या आती हैं, सरिता, मुक्ता, ये रूटीन वाली पत्रिकाएं हैं। लेकिन हम जब जर्नल बोलते हैं, हिंदी तो पत्रिका ही है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि किसी खास सब्जेक्ट की किसी खास एसोसिएशन या संस्था द्वारा प्रकाशित होती है, बाजार में उसका सर्कुलेशन नहीं होता, और जो उसका मेंबर होता है, प्रोफेशनल मेंबर, उसके पास वो आती, और उसमें उस विषय से रिलेटेड ही रिसर्च की चीजें छपती हैं, उन्हें हम जर्नल बोलते हैं, ये जर्नल्स कहलाती हैं। तो जर्नल्स आप इसकी कैटेगरी में आपकी में आएंगे। यूं कोई बच्चा कहानियों पे काम करेगा तो सरिता को भी पढ़ेगा, और आज में नए युग में, नए दौर में, और हिंदुस्तान टाइम्स इनमें जो छपेंगी वो भी लेगा, हो तो उसका फील्ड अलग है। इन रूटीन न्यूज़पेपर्स को हमारे यहाँ रिव्यू ऑफ लिटरेचर या कहीं पे साइट करना मान्य नहीं है, विकिपीडिया को नहीं है। पर कई बार ऐसी चीजें छपती हैं जिन्हें आप काम में ले सकते हो। पर मैं आपको बताऊं इसके पीछे लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि कोई भी अखबार कोई न्यूज बनाएगा, स्टोरी बनाएगा, तो वो कहीं से तो मैटर लाएगा ना। वो जहां से मैटर ला रहा है, आप भी वहीं पूछिए कि सेंसस का ये परिणाम आया है, तो आप सेंसस के पास जाओ ना, आप अखबार वाले में से क्यों निकालने लग रहे हो। तो अखबारों को इस मायने में हमारे एकेडमिक पर्पज में नहीं माना जाता। अब अखबार वाले कहते हैं पिछले साल की तुलना में छिंदवाड़ा में 3% अपराधों में वृद्धि।
अब अखबार की कटिंग क्यों ले रहे हो आप? जो पुलिस विभाग ने जो रिपोर्ट जारी करी थी वो सोर्स को लेकर आप अखबार में बैठ के थोड़ी घड़ी है, सोर्स कहीं ना कहीं लेकर के आ है, उस सोर्स तक जाइए। तो वो आपके रिव्यू लिटरेचर में होनी चाहिए, नहीं कि उस अखबार की कटिंग आप कहीं पे लें काम में। कुछ घटनाएं विशेष घट जाया करती हैं, कोई बात हो जाया करती है तो ठीक है, कुछ बात को देने के, पर वो उस तरह के सोर्स में नहीं है। फिर न्यूज़लेटर का मतलब ये होता है, जैसे IIPA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एड, हर महीने एक न्यूज़लेटर जारी करता है, तो वो हमारे मेंबर्स के बीच सर्कुलेट होता है। पत्रिका अलग है उनकी, इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नगर लोक और लोक प्रशासन, वो अलग है। लेकिन न्यूज़लेटर मंथली, तो क्या क्या है घटनाएं संस्थान में घटी, क्या क्या आगे होंगी, तो उसमें फीचर आर्टिकल भी आते हैं कभी कभी। कई बार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आए, उन्होंने की नोट एड्रेस दिया, तो उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी झलकती है, तो न्यूज लेटर इस अर्थ में काम के हो जाते हैं। फिर पॉलिसी पेपर जैसे NEP के ऊपर आया था, नेशनल हेल्थ पॉलिसी हमारी है, विमेन एम्पावरमेंट है, चाइल्ड पॉलिसी हमारे, वाटर पॉलिसी, एनर्जी पॉलिसी, ये जो डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट के सरकारी पब्लिक पॉलिसी कहलाते हैं, इनको लीजिए। कानून बनते हैं वो तो अपने आप में ही बड़ा आधार है, संविधान सबसे बड़ा कानून है। कोई जांच होती है तो उनकी रिपोर्ट आती है, संयुक्त राष्ट्र वगैरह बहुत सारी घोषणाएं करता है, डिक्लेरेशन, तो वो जो ऑथेंटिक संस्थाओं के द्वारा जो होती हैं, संधियां होती हैं, राजनीतिक ज्ञान तो बहुत काम आएंगी, दो देशों के बीच पैक्ट जो होंगे वो जितने भी, और MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जैसे छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के अगर MOU करे कि आपके यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री के बच्चे 5 बच्चे हर साल हमारी यूनिवर्सिटी में आएंगे, आपकी यूनिवर्सिटी से 5 हमारी में आएंगे, और एक दूसरे की लैब में रिसर्च करेंगे। अब ये जो डॉक्यूमेंट बना, इसमें साइन जाएंगे दोनों तरफ से, या दो देश आपस में संधियां समझौते करते, तो ये MOU, या दो कंपनियां भी कर सकते हैं, दो निगम भी कर सकते हैं, दो विभाग भी कर सकते हैं, तो ये भी डॉक्यूमेंट्स माने जाते हैं इसमें। सेमिनार में सोनियर छपती है, जिसमें कई बार एब्स्ट्रैक्ट छापते हो, कई बार फुल पेपर भी छापते हो, तो सेमिनारों की सोनियर प्रोसीडिंग्स भी छपती हैं, वो भी आपके ROL में काम आती हैं। कई बार डिबेट्स होती है, वो सड़कों पे होने वाली डिबेट नहीं, आजकल इस भारत का अलग तरह का मीडिया है ना, इसको कोई किसी खास तरह के भाव में इनको मत ले लेना, ये हमारे लिए मान्य नहीं। डिबेट का मतलब लोकसभा, राज्यसभा, आपकी मध्य प्रदेश विधानसभा में जो चर्चाएं हुई थी, तो वो गवर्नमेंट की पॉलिसी का हिस्सा होती हैं। मैं उसके अर्थ में, या भारत के संविधान के निर्माण के टाइम जो डिबेट है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, 3-4 वॉल्यूम आते हैं मोटे मोटे, और वो PDF ऑनलाइन लोकसभा सचिवालय की वेबसाइट पर पढ़े हैं, यदि आप देखना चाहो तो, उनके अर्थ में कहने लग रहा हूँ, उनको आप में ले, ठीक है। गवर्नमेंट के ऑर्डर निकले हों, सर्कुलर निकले हों, मेमो निकला हो, उसको देखें। बड़े लोगों की डायरी देखें, उनके संस्मरण आते हैं कई बार। कई बार पुराने जमाने के फरमान पत्र भी होते हैं, राजा फरमान जारी किया करता था ना, कपड़े पर या चमड़े पर या एल्यूमिनियम तांबे पर लिखवा करके, ताम्र पत्र पे इनकी डुगडुगियां बजाई जाती थी। तो ये जो पुराने जमाने के ऑथेंटिक राजसत्ताओं के जो प्रमाण है, आजकल तो नहीं, आजकल तो चीजें गजट में नोटिफाई होती हैं, पहले पहले इन चीजों के पट्टा हुआ करते थे, इन सब चीजों के मोन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं। अशोक की लिपि ब्राह्मी लिपि थी, तो जयपुर के पास यदि आप उदयपुर जाओ तो रास्ते में गांव आता है बाबरू, विराटनगर के पास वो निकली, आज वो केंद्रीय जो हमारा म्यूजियम है, नेशनल म्यूजियम कोलकाता में रखी हुई है। तो ब्राह्मी लिपि में, और ये बातें उनकी अशोक की थी। तब पता चला कि अशोक का विस्तार, अशोक तो राजा कहाँ के थे, उड़ीसा, पटना, ये जो एरिया था, साम्राज्य यहाँ था, और ये इनका पत्थर मेला है राजस्थान के भी जिला, इसके जयपुर के पास। तो ये दूरी लगभग 1900 या 2100 किलोमीटर की ये दूरी है, तो राज्य इतना फैला हुआ था ही, तो इनसे ही पता चलती हैं कि कैसे कैसे चीजें विस्तारित रही हुई होंगी। तो ये मॉन्यूमेंट्स वगैरह जो भी होती हैं, जहाँ चित्रकला निकालते हैं हम लोग, तो आप अक्षर के हिसाब से निकाल करके देंगे, शब्दों को पकड़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक सोर्स का मतलब ये, आप जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, ऑथेंटिक वेबसाइट है, जो प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं उनके वहां पर, और लगभग शायद 99.9% का कोई ना कोई वास्ता इलेक्ट्रॉनिक उसमें है। सबका .1 तो बिल्कुल रिमोट में कहना चाह रहा हूँ, कहीं सेंटिनल द्वीप टाइप कोई होगा, वरना इलेक्ट्रॉनिकली उसका सबका डेटा कहीं ना कहीं अब कंप्यूटर के ऊपर है, चाहे आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, आपकी डिग्री हो,
डिजी लॉकर या गवर्नमेंट के कहीं ना कहीं राशन कार्ड की सूची हो, बीपीएल की हो, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे सारी चीजें उपलब्ध हैं। तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है सोर्स। उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किस पेज पे गए हो आप, किस साइट पे गए हो, किस पोर्टल पे गए हो, वो इम्पोर्टेंट है। वरना इस मीडिया के भरोसे तो फिर सारा बंटाधार है कि कोई गूगल खोल करके बैठ जाते हो हर चीज में आप। तो ये एक सुविधा है, ये कोई वो ये नहीं है कि इसी इसमें ही दुनिया है, इसके बाद कुछ उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसमें बहुत कुछ उपलब्ध है। आप छांटना आपको आना चाहिए। और ऑडियो विजुअल्स होते हैं, जैसे 15 अगस्त की रात्रि जो भाषण दिया पंडित नेहरू ने, तो हमारा डेस्टिनी है ना, वो नियति से भेंट। तो ये हमारा पूरा विजन और एक पूरे 1-2 पेज की एक बात कही थी देश के, आजाद देश के प्रधानमंत्री ने। तो ये आपके लिए सोर्स मिलता है। फिर ये कह रहा हूँ। अब आते हैं सब टाइप्स पे। तो 5-6 प्रकार के हैं। मैं निवेदन कर दूं, एक मेरी जो ये पेज बताता हूँ 14 नंबर पे, इंटीग्रेटेड लिटरेचर वर्क, ये मेरे से रिपीट है इसमें जो मैंने प्रेजेंटेशन आपको भेजा है। 14 नंबर पे जो लिखा हुआ है वो 9 नंबर पर भी है, तो मतलब रिपीट हो गया। मैंने जब इसे तैयार किया तो दरअसल मैंने लोढ़ा सर से मटेरियल लिया था, तो मैंने इसमें लोढ़ा साहब का नीचे धन्यवाद दे रखा है। कुछ नेट से लिया, कुछ खुद का जोड़ा, कुछ लोढ़ा साहब से जोड़ा। तो एक तो खुद ने भी दिया, एक लोढ़ा साहब वाला भी ले लिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पर ईमानदारी रखिए, मैंने पीछे कर्टसी दे रखी है, तो ये सर का किया हुआ काम था, तो मैं तो उसको आपके साथ बांट रहा हूँ। पर दूसरा मैंने मटेरियल लिया था research.methodology.net से, तो सामग्री जहाँ से ली गई है वो कहना चाह रहा हूँ आपको, तो इसलिए ये रूलिंग हो रही है इसमें। तो बच्चों, जो रिसर्च मेथोडोलॉजी में जब आप आगे बढ़ेंगे, आप अपने टॉपिक पे रिसर्च करेंगे, तब रिव्यू लिटरेचर में ये मान रहा हूँ कि आप सिंपली वैसा ही करेंगे जैसे सब बच्चे करते आते हैं, या मैंने और मिश्रा सर ने किया था। पर मैं 5-6 प्रकार आपको इसलिए बताऊंगा कि यदि रिटन पेपर हो तो आप जवाब बना सके, और रिटन पेपर नहीं भी होता है तो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ सके। पर फिर भी करोगे आप वैसे ही जैसा कि हमारे पूर्वज करते आए थे, हम कर रहे हैं, और आपकी संतानें करेंगी। क्योंकि ज्यादा तो कोई सुनना पसंद नहीं, फंसे हुए हो आप, वरना सुनना थोड़ी। तो पहला वाला टाइप है नैरेटिव लिटरेचर रिव्यू, किसी को ट्रेडिशनल रिव्यू भी बोलते हैं। नरेशन का मतलब किसी चीज की व्याख्या, आख्यान, विस्तार पूर्वक किसी चीज को कथन के रूप में बताना। आप सब लोग यही यूज करोगे, नैरेटिव। कथनात्मक रूप से उपलब्ध साहित्य की समीक्षा करना। तो आप ये बताएंगे कि मैंने राजेंद्र मिश्रा की मध्य प्रदेश में जनजातियों का राजनीतिक जीवन, मैंने इस पे काम देखा, तो उन्होंने धार जिले के अमुक अमुक आदिवासियों पे जाके 200 लोगों से क्वेश्चनियर भरवाई थी। उनका निष्कर्ष ये है कि ये शिक्षा के अभाव में ये वाला वर्ग राजनीतिक रूप से चेतना प्राप्त नहीं है। तब आप ये बताओगे, यही तो करोगे। ये जब आप कह रहे होते कि अमुक मैंने किताब देखी, ये टाइटल है और उन्होंने इस पे ये काम किया, ये निष्कर्ष दिया है, तो आप नरेशन ही तो दे रहे हो। तो आप सब लोग ये 1 नंबर वाला जो है नैरेटिव स्टाइल का रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे। तो ये सबसे सरल है कि अमुक की किताब, ये टाइटल, ये इन्होंने काम किया, ये निष्कर्ष आया है। तो 5-7 लाइनों में आप जो बात बताते हैं इसको नैरेटिव कहते हैं। आप यही यूज करोगे। दूसरे वाला जो स्टाइल है वो इंटीग्रेटिव है। इंटीग्रेशन का मतलब आप जानते हैं, एकीकरण करना। इसमें जो काम पूर्व के किसी लोग ने रिसर्च किसी टॉपिक पे किया, उसका आप क्रिटिक, जरा स्पेलिंग ध्यान से देखना है, मैंने खूब गलतियों की गोला लगाता हूं मैं, CRITIQE। क्रिटिक का मतलब होता है समालोचना करना, और CRITIC क्रिटिक, इसका मतलब होता है वह व्यक्ति जो आलोचना कर रहा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान से चीजों को लिखना चाहिए। PhD की डिग्री है बच्चों, तो इसमें भाषा पे बहुत सावधानी से। तो जो क्रिटिक्स हैं, क्यों जहां लगा हुआ है, ये बताता है वो प्रोसेस, वो तरीका, वो विधा। जब आप किसी विषय पर सेकेंडरी डेटा को लेते हैं, उस डेटा के निष्कर्ष को पढ़ते हैं, उनका दही की तरह मत करके उनका संश्लेषण करते हैं, अपना कोई एक निचोड़ निकालते हैं, तब आप ये कहते हैं कि अमुक
टॉपिक पे इन 10-10 लोगों ने काम किया था और इन कामों का निचोड़ ये है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कोई ऐसा टॉपिक काम में लें जिसमें प्राइमरी डेटा संभव ही नहीं है लेना, जैसे मैं कहूं कि मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में नारी चित्रण, आप इसमें क्या प्राइमरी डेटा लोगे? ऐसा भी सेकेंडरी होगा कि उन्होंने जितने कहानियां कविताएं लिखी उन सब में उन्होंने कैसे कैसे नारी पात्र बनाए हैं और उसमें कैसे कैसे बताइए। तो आपने मुंशी प्रेमचंद के साहित्य को अगर देखा हो तो उसमें गरीबी पे बहुत ज्यादा काम है, क्योंकि खुद भी एक अध्यापक होते हुए ओवरऑल गरीब ही थे। ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं जब आप सेकेंडरी डेटा को बेस बन के ही कुछ निष्कर्ष निकालते हैं तब ज्यादा आवश्यकता पड़ती है आपको इस वाली टेक्निक इंटीग्रेटिव, अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार के सेकेंडरी डेटा, भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों की किताबों के रिसर्च को उनको मत करके आप अपना एक निष्कर्ष निकालते हो, कोई थीम बना करके देते हो, कोई सहजता देते हो और कोई एक निचोड़ करते हो यार सबका सार ये है, जनरलाइजेशन ये है, किसी थ्योरी की तरफ बढ़ सकते हो तो बढ़ो। इसमें आप प्राइमरी डेटा नहीं लेते तो आप प्योर इसी पे टिक जाते हैं। पहले वाला तो खाली नैरेटिव था, उसमें आप अपना प्राइमरी भी लीजिए, सेकेंडरी भी यूज करिए, व्याख्या कर दीजिए। पर यदि प्राइमरी का कहीं पे सोर्स आपके पास नहीं है कोई डेटा लेने का किसी टॉपिक में, तो फिर मैं कहूँगा इंटीग्रेटेड जो लिटरेचर व्यू है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कहना चाह रहा हूँ। इसमें आप अधिक यूज करते हैं दिमाग में। तीसरे नंबर पे आइए, अगली स्लाइड नंबर 10। इसमें है सिस्टमेटिक लिटरेचर। सिस्टमेटिक तो आपको व्यवस्थित रूप, तो व्यवस्थित रूप से अब ये दो तरीके, इसके दो तरीके आएंगे, मेटा एनालिसिस और मेटा सिंथेसिस। तो थोड़ा सा फोकस होकर के ध्यान से सुनिए। मेटा अपन किसको बोलते हैं? मेटा बोलते हैं जो चीज हमें इंद्रियों से दिखती सुनती महसूस होती उससे बाहर। मेटा मतलब बाहर, परे। मेटा फिजिक्स, फिजिक्स तो वो है जो हम आंखों से दिख रहा है कि ये धरती है, पंखा है, ये पहाड़ है, ये धातु है, ये हमें दिख रहा है ना। मेटाफिजिक्स तो फिलोसफी की ब्रांच है, तत्व मीमांसा उसका अनुवाद है हिंदी। तो तत्व मीमांसा में आप वो काम करते हैं जो नहीं दिखता उसको भी आप कंसिडरेशन में लाते हो, संज्ञान में लाते हो, फिर उसका अर्थ निकालते हो। तो सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हम किसी खास तरह के प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं कि जो प्रश्न हमारे दिमाग में कुलबुला रहा है और उसमें बहुत ज्यादा काम नहीं है, तब तो आप सिस्टमेटिक पे जाएंगे। तो जब आप मेटा एनालिसिस करें, थोड़ा ध्यान से सुने, तब आप टेक्निक अपनाएंगे डिडक्टिव। डिडक्टिव का मतलब मैंने क्या कहा था कि पहले से कोई थियरी बनी हुई है और उसके आधार पर आप भविष्यवाणी करते हो, निगमनात्मक विधि। तो ये कहलाता है मेटा एनालिसिस। इसका मतलब ये हुआ थ्योरी पहले बनी हुई है और आपको किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढना है। तो मेटा एनालिसिस हमेशा इस बात को कहेगा कि जो भी चीज डेटा में उपलब्ध है, आंकड़ों में उपलब्ध है, टेबल में उपलब्ध है, स्टेटिस्टिकल आधार पे जो भी कुछ बनी हुई है, उसका मेटा एनालिसिस ही हो सकता है। अर्थात बनी हुई थ्योरी तो आंकड़ों में, तथ्यों में उपलब्ध है, उसका जब आप डिडक्शन करके निष्कर्ष निकालते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, प्रिडिक्शंस करते हैं, तब आपको अपने सवाल का उत्तर ढूंढने में मदद मिलती है। हो सकता है निष्कर्ष आपका संपूर्ण नहीं हो, क्योंकि जो काम आपने देखे, जो थियरी आपने देखी, वो हो सकता है आप वाले विचारों से मेल खा रही हो, लेकिन ये रिगरस मैटर है, मतलब बहुत कठोर है, बहुत सघन चलता है, पर ये आपकी बुद्धि की पराकाष्ठा को भी ढूंढता है। क्योंकि इसमें फायदा यह है मित्रों कि यदि सेकेंडरी डेटा का काम है और स्टेटिस्टिक्स के आधार पे उस पे टूल लगाए जा सकते हैं या उन्होंने भी लगाए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आज की तारीख में तो बहुत बढ़िया बढ़िया सॉफ्टवेयर डले हुए हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 1931 की जनगणना हुई थी, फिर बाद में आप जानते हो जातीय जनगणना बंद हो गई, उसके बाद आजादी के बाद 10 साल में जनगणनाएं हुई। उन जनगणनाओं को यदि सारा कंप्यूटर में आप फीड कर दें, सारी जनगणना को फीड करके आप खास तरह के पैटर्न जान लें कि कितना माइग्रेशन होता है। आपके दिमाग में प्रश्न क्या है कि भारत में दो राज्यों के बीच में माइग्रेशन कब अधिक होता है और किन किन राज्यों में होता है? इसका मतलब आपके सेंसस में वो वाला जो कॉलम है ना, माइग्रेशन विद इन स्टेट्स, तब आपको
माइग्रेशन वाला कीड़ा है ना, राज्य कौन कौन छोड़ते हैं? तो मध्य प्रदेश का आदमी महाराष्ट्र की तरफ भागता है, बिहार का आदमी दिल्ली की तरफ भागता है, राजस्थान का आदमी दिल्ली भी भागेगा, असम भी भागेगा, और बेंगलोर की तरफ भी जाएगा, और गल्फ में भी जाएगा। लेकिन ऐसा बहुत कम मिलेगा कि आप मध्य प्रदेश में आपके पास कोई पड़ोसी हो और ये कहते हैं कि मैं तमिलनाडु का रहने वाला हूं या मैं कर्नाटका का रहने वाला हूं। नर्सें जरूर केरल से आती थी, क्योंकि तब उस जमाने में हमारे यहाँ मध्य प्रदेश राजस्थान में महिला शिक्षा नहीं थी, तब से आने लगी थी। लेकिन अब तो हमारे लोकल बच्चे ही नर्सिंग कर रहे हैं ना। अब इस खुद अब आप लेकर के बैठे, तो सारी सेंसस आपका सेकेंडरी डेटा है। इस सेकेंडरी डेटा के आधार पे केवल आप माइग्रेशन का पैटर्न देखना है। तब माइग्रेशन का पैटर्न देखते देखते ये समझ आएगी कि जो गरीब है वो अमीर राज्य की तरफ गया है, लेकिन जो अमीर राज्य है वो विदेश की तरफ गया है। अर्थात ये अपवार्ड जो मूवमेंट है ये इकोनॉमिक्स के बेस पे चल रहा है, सामाजिक बेस पे नहीं चलने लग रहा है। समाज का इसका कोई बेस नहीं, अर्थव्यवस्था इसका बेस है। तो केरल के लोग सर्वाधिक गल्फ में काम करते हैं, सर्वाधिक। हमारे देश की कुल आबादी, उनकी कुल आबादी का 40% तो दुबई में रहता है, सऊदी अरबिया में, मस्कट में, रियाद में। अपने मध्य प्रदेश राजस्थान के भी लोग हैं। तब आपको पैटर्न समझ में आता है, सामाजिक पैटर्न नहीं, आर्थिक पैटर्न है। दुबई यदि आप जाएं तो वहां कुल आबादी का 42% भारतीय हैं, और वहां दुकानों पे जो अरब लोग हैं वो अरबी छोड़ सारे के सारे हिंदी बोलते हैं। अब आप जरा इस प्रश्न का उत्तर निकालिए कि दुबई और अबू धाबी शारजाह का आदमी जो मूलभूत वहां का है, जिसकी भाषा अरबी है, वो हिंदी क्यों बोलता है? क्योंकि उसके सारे वर्कर हिंदी वाले हैं, काम उन्हीं से करवाने, और सबसे ज्यादा टूरिस्ट उसके यहीं से जाते हैं। उनकी अर्थव्यवस्था को कौन चला रहा है? उनके काम करने वाले इंडियन, पाकिस्तानी, और उनके वहां घूमने जाने वाले भारतीय, वो उनकी अर्थव्यवस्था चलाते, बाकी तो मिट्टी उड़ती। पेट्रोल तो दुबई में तो खत्म ही हो गया। अब तो अबू धाबी का पेट्रोल आता है पूरे संयुक्त अरब अमीरात में, खुद दुबई के तेल सूख चुका है। तो ये बात कहां से चली थी? मूवमेंट। अब माइग्रेशन, माइग्रेशन एक्चुअली क्या है? मनुष्यों के एक जगह से दूसरी जगह जाने का नाम। मोटे तौर पे दिखने में आपको सामाजिक मूवमेंट दिख रहा है ना, लेकिन ये है नहीं सामाजिक। ये मूलभूत रूप से आर्थिक कारकों पे है, विद इन कंट्री और आउटसाइड कंट्री। तो अब इसी तरह से है कि आपके यहाँ जापान के लोग काम कर रहे हैं कि इटली के कर रहे हैं क्या भारत में? कनाडा के यहाँ करने लग रहे हैं क्या? नहीं, हमारे वाले वहां करने लग रहे हैं। ये जो पैटर्न समझ में आता है, इसके लिए सारे डेटा आप छांट छांट करके उनको ले लीजिए, अब उनका विश्लेषण करना शुरू कीजिए। तब फिर आप एक निगमनात्मक विधि से एक कर सकेंगे कि जब जब भी आर्थिक सिस्टम किसी सोसाइटी का मजबूत होता है, तब तब वहां का माइग्रेशन रुक जाता है। महाराष्ट्र का बंदा सारा का सारा बॉम्बे, पुणे, नागपुर खट जाता है, नागपुर में, उसको कहीं जाकर के नौकरी नहीं मांगनी पड़ती। लेकिन बिहार का आदमी कहीं नहीं खपता, उसको पूरी दुनिया छोटी पड़ती है। कारण तो आर्थिक है ना, कारण सामाजिक नहीं है। तो ये जब आप डेटा देखते हो तब आपको ये उत्तर मिलता है, तब आप बताते हो यदि कहीं की आर्थिक व्यवस्था सुधार दी जाएगी तो न तो नक्सलवाद रहेगा, न गरीबी रहेगी, न तो बड़े तगड़े फसाद रहेंगे। जिसके पास खोने को बहुत कुछ होता है ना, उसको शांति पसंद होती है। और जो पहले से ही जमीन में हो तो वो तो जमीन को फुटपाथ पे पड़ा हो, कितना नीचे जाएगा वो, लड़ लो उससे आप। लेकिन मिश्रा सर को डर लगेगा है ना, मैं झगड़ा करूंगा तो मेरी इज्जत जाएगी और मेरी कार को तोड़ेंगे। अर्थव्यवस्था इनको सहनशील बनाती है। तो दुनिया में कम होते हैं व्यापार की वजह से, युद्ध घटते हैं। व्यापार नहीं होगा तो दुनिया तो सारे के सारे लट लेके बैठे हैं, कोई कम नहीं। तो सिस्टेमेटिक एनालिसिस का जो दूसरा भाग है वो है मेटा सिंथेसिस। अब आप देखिए, मेटा सिंथेसिस बोला है, पहले वाले में मेटा एनालिसिस बोला था मैंने। ये मेटा सिंथेसिस इंडक्टिव विधि है, अर्थात विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना है। तो नेचुरली इसमें सारी की सारी चीजें क्वालिटेटिव होंगी। तो क्वालिटेटिव टेक्निक पर आधारित जो चीजें होती हैं तो उनका क्वांटिफिकेशन हुआ ही नहीं, इसलिए उनका जनरलाइजेशन नहीं हुआ है। किसी व्यक्ति ने आत्महत्याओं की प्रवृत्ति पर रिसर्च करी,
किसी ने भ्रष्टाचार की प्रवृत्तियों पर रिसर्च करी, किसी ने बच्चों की स्लो लर्निंग पर रिसर्च करी, किसी ने व्हाट्सएप के कारण घरों में होने वाले कलेश पे, ग्रुप में होने वाली लड़ाई झगड़ों पे, एडमिन के बिहेवियर पे किसी ने रिसर्च करी, किसी ने साइबर अपराध और पुलिस की भूमिका या एटीएम या फॉल्ट या इंटरनेट और ये जितने भी फिशिंग करते हैं ना, फंसाना किसी को ऑनलाइन, ये सारी चीजें आपने लोगों की भावनाओं के आधार पे शिकायतें होती, रमेश सिंपैथी होती उनके साथ। अब इन चीजों का क्वांटिफिकेशन थोड़ा बहुत साइबर डेटा के साथ है, लेकिन मूलभूत कारण इसका क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में निकलेगा नहीं। क्यों? कि जितने भी साइबर अपराध हैं उसमें फंसा हुआ व्यक्ति एक आंकड़ा नहीं है, फंसे हुए व्यक्ति की मानसिकता कारण है। और मानसिकता क्या है? कि मनुष्य स्वभाव से लालची है। जब मनुष्य स्वभाव से लालची तो आपको लालच के स्वभाव पे अध्ययन करना है। हमें ये कोई चीजें ज्यादा मायने नहीं रखती कि साहब पहले साल 50 केस आए थे, इस बार 100 आए हैं, देखो अब इस साल 3 महीनों में 8,000 केस आ गए, तेज गति से साइबर अपराध बढ़ रहे हैं। साइबर अपराध तेज गति से बढ़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हमारा लालच का भी ग्राफ तेज गति से बढ़ रहा है। वरना जो घटना मेरे साथ हो जाए तो मेरे बेटे के साथ दोबारा क्यों होनी चाहिए? परिवार ने सबने सुन ली थी ना कि मिश्रा जी के साथ ऐसी ट्रेजेडी हो गई थी, तो हर आदमी उसी ट्रेजेडी में क्यों फंसता है? इसका मतलब ये इशू आंकड़ों का कम है और हमारे इस खोपड़े का ज्यादा है, इसके चिंतन मंथन का अधिक है। ये क्वालिटेटिव रिसर्च है। तो ये वाली जो रिसर्च होती है, इससे रिलेटेड जिसने भी काम किया है, मनुष्य के एटीट्यूड पे, एप्टीट्यूड पे, डिसीजन मेकिंग पे, स्किल्स पे, जिन्होंने कोई सोसाइटी के ताना बाना व्यवहार पे काम किया है, वो सारे काम आपको कहीं पे मिल गए। उनका जब आप विश्लेषण करोगे तो उनपे थ्योरी बनेंगे ही नहीं जल्दी से, तो आप उन सबको इकट्ठा करके थ्योरी की तरफ आप ले जाओगे। क्योंकि मानव व्यवहार इतना जटिल है कि रोज बनती है, रोज घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, और रोज चीटिंग होती है, रोज सुसाइड होता है, रोज बमियां जलाई जाती हैं, रोज अवैध संबंध बनते हैं, और रोज मर्डर होते हैं, रोज करोड़ों लोग में रहते हैं। सोसाइटी पूरी की पूरी चेंज हो रही है। ये डेटा से कैसे समझाएं? हाँ, हमें पता है कि भारत में इतने केस हैं, इतने लोग हैं, लेकिन ये खेल सारा सामाजिक संबंधों का अगर है तो भावनाएं इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, मोटिव्स इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है, एथिक्स इंपॉर्टेंट है। उन पे काम करना मुश्किल है। तो इसमें आपको काम जो भी मिलेगा वो आपका प्राइमरी डेटा किसी ने थोड़ा ये माइक है, ये वीडियो देखने पे ये बंद करवाना कौन बोल रहा है? कौन बोल रहे हैं? बंद करो, अपनी म्यूट करो। किसने चालू करके रखा है ये? विजय विद्या वैद्य। चौथा वाला है, वो कहलाता है स्कोपिंग लिटरेचर रिव्यू। स्कोपिंग का मतलब किसी चीज का विस्तार करना, बड़ा करना। जब आपके दिमाग में प्रश्न हो और आप अपने प्रश्न ही नए और ढूंढना चाह रहे हो, तो जब आप नए प्रश्न ढूंढना चाहते हो तब ये है। अर्थात आप आइडिया लेंगे पहले से किसी के किए हुए काम से, कि लोगों ने आत्महत्याओं पे, दुर्घटनाओं पे, भ्रष्टाचार के ऊपर, लेन देन पे, साइबर पे, एटीएम के साथ, पिन के साथ, छेड़खानी के साथ, आईआरसीटी के टिकटों के साथ, इतना इतना। अब आपके पास एक दो सवाल है दिमाग में, जैसे मैंने आपको एक उत्तर दिया है कि मनुष्य के साथ साइबर फ्रॉड अब अधिक इसलिए होते हैं कि मनुष्य लालची है और ये घटेगा नहीं, और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो फिर क्या चीजें हमें और बढ़ाएंगे? भौतिकवाद तो सदैव रहा है धरती पे, अब थोड़ा और ज्यादा है। अब पहले लालच की एक सीमा थी, अब लालच की सीमा नहीं है। आप कहोगे पहले कहाँ लालच की सीमा नहीं थी? सीमाएं जो जो मनुष्य आगे की तरफ जाएगा, मशीनीकृत की तरफ जाएगा, त्यों त्यों उसका कॉमन सेंस वाला हिस्सा घटता है। मैं इसमें तो सेमिनार करा चुका हूँ पूरी नेशनल, कि ये जब घटता है पूरा का पूरा कॉमन सेंस वाला एरिया, तो इसके लिए जिम्मेदार आपका देश, काल, परिस्थिति, टेक्नोलॉजी होती है। टेक्नोलॉजी ऐसी कभी भी नहीं आती जो मनुष्य के कॉमन सेंस में वृद्धि करे। मैं रिपीट कर रहा हूं, लिख लो कॉपी में, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आती, कोई सा जो मनुष्य के कॉमन सेंस में वृद्धि करे। कुछ ना कुछ कमी कर देते हैं पर सुविधाओं में वृद्धि करते हैं, फिर आप उस उपकरण के गुलाम हो जाते हो।
और आपका कॉमन सेंस घटता चली जाता है। जब कॉमन सेंस ही गिरेगा व्यक्ति का धीरे धीरे, तो ये शिक्षा क्या करेगी, मोबाइल कंप्यूटर क्या करेगा। तब आपको ये स्कोप ढूंढना है कि जो साइबर अपराध, किसी जमाने में अनपढ़ के साथ कहते थे बहुत चीटिंग होती है, खूब कहते थे अनपढ़ आदमी दुकानों के द्वारा चीटिंग होती है उसके साथ, उसको लोग धोखा देते हैं। ये खूब कहानियां ऐसे, आपके दादा के साथ, भाई के साथ, मम्मी के साथ, दुकानदार ने कम तोल दिया, कम पैसे दे दिए, ऐसी खूब घटनाएं हुई होंगी। तब हमने कहा, नारा लगाया 1960 से और 1995, शिक्षा का प्रसार करो, हर आदमी को साक्षर बनाओ, शिक्षा का प्रसार करो। हमने खूब नारे लगाए थे ना मिश्रा जी। जब तक शिक्षा का प्रसार होगा तब जाकर के व्यक्ति का शोषण रुकेगा, अपराध रुकेंगे, उसके साथ चीटिंग रुकेगी। अरे भाई साहब, जब सारे लोग शिक्षित हो गए दुनिया के आज की तारीख में लगभग, तो चीटिंग बढ़ गई। चीटिंग घटनी चाहिए ना। इसका मतलब शिक्षा का चीटिंग से कोई लेना देना नहीं था ना। तो हमारी पहली ये थ्योरी गलत थी। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, जयपुर शहर में मिश्रा साहब 250 के आसपास रेड लाइट चौराहे, जयपुर सिटी में, मेट्रो सिटी है बड़ी, 249 रेड लाइट पे लोग रेड होते रुक जाते हैं, पुलिस वाला हो या मत, और लोग फॉलो करेंगे, पीली लाइट ग्रीन लाइट और जाएंगे। एक चौराहा जयपुर में ऐसा है जिसका कोई पालन नहीं करता, चाहे पुलिस हो या मत हो, दोनों तरह नहीं करते। वो चौराहा राजस्थान यूनिवर्सिटी का मेन गेट है। तो उसमें सारे पढ़े लिखे जाते हैं, सारे पढ़े लिखे बाहर निकलते हैं उसमें से। मिनिमम 12 पास उसमें घुसता है और डिलीट किया हुआ उसमें से निकलता है। इससे कम तो कोई अनपढ़ तो जाता ही नहीं। उस चौराहे का कोई भी पालन नहीं करता। तो शिक्षा का तो क्या योगदान है जीवन में, मैंने आपको उदाहरण दे दिया। तो शिक्षा का सामाजिक और सिविक सेंस में कोई वृद्धि होती है, उसका कोई कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अब फिर हमें नए सिरे से प्रश्न निर्मित करने हैं, इसलिए कथा सुनाई मैंने आपको। ये नए सिरे से प्रश्न निर्मित करो। इसके लिए जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे तब आप पूर्व के किए हुए कामों में से नया सवाल निकालेंगे। आपके सवालों में वृद्धि करने का काम ये करेगा, ये वाली स्कोपिंग वाली। फिर है पांचवी प्रकार की साहब आर्ग्यूमेंटेटिव। अब आर्गुमेंट का मतलब तो यही होता है तर्क वितर्क करना। किसी के द्वारा पहले किए गए काम का या तो खंडन कर दो या समर्थन कर दो, पर आप अपने व्यू से उसका आर्गुमेंट उसमें आप लगाते हो। अब इसमें पॉसिबिलिटी ये है साहब कि आर्ग्यूमेंटेटिव रिव्यू ऑफ लिटरेचर जब हम करते हैं तो उसमें कुतर्क भी डाल सकते हैं हम। अपनी मोटी में कोपे कोपे में आप अपना वो लिख लो कि मनुष्य सर्वाधिक प्यार अपने मत से करता है, अपने झुकाव से करता है, अपने रुझान से करता है। किसी को बीजेपी पसंद है, किसी को कम्युनिस्ट पसंद है, किसी को राहुल गांधी पसंद है, किसी को मोदी जी पसंद है। वो आदमी अपने मत के प्रति बहुत अडिग होता है। आर्गुमेंट करते टाइम आदमी अपने ही हिसाब से लेकर के आएगा। मेरे पास एक थीसिस आई थी 10-15 साल पहले, राजस्थान की किसी यूनिवर्सिटी की। तो वो था राजस्थान की लोक सेवाओं में SC/ST अधिकारियों की प्रशासनिक भूमिका। ठीक है, कैंडिडेट भी ST की थी। तो उसने लिखा कि हमने 200 लोगों से प्रश्नावली भरवाई, इनमें 100 जनरल कास्ट के थे और 100 आरक्षित वर्ग के थे। हमने उनसे सवाल पूछा कि लोक सेवाओं में आरक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो 195 लोगों ने कहा कि होना चाहिए। जब आपके उत्तरदाता 100 में से 50% उत्तरदाता आपके जनरल कास्ट के हैं, तो वो तो नहीं कहेंगे कि आरक्षण होना चाहिए। वो क्यों कहेंगे? पर चूंकि कैंडिडेट खुद रिजर्व कैटेगरी की है, तो वो ये सिद्ध करना चाह रही है कि मैंने जब रिसर्च करी तो समाज का लगभग 94-95% हिस्सा ये मानता है कि आरक्षण बहुत जरूरी है। ये आपने आर्गुमेंट लगाया अपने हित के अनुरूप। इसका मतलब हम बायस होकर के रिसर्च करते हैं, वरना किसी से भी पूछ लो ब्राह्मण बनिए राजपूत क्यों कहेंगे आरक्षण होना चाहिए? इनके तो अधिकार कम हुए हैं,
ये क्यों कहेंगे? सामाजिक न्याय हुआ है नहीं हुआ है वो एक अलग बात है, मैं तो खुद ही पिछड़े वर्ग का हूं भाई, मैं तो खुद ओबीसी का हूं, लेकिन मैं रिसर्चर भी तो हूं। मैं ये कह रहा हूं कि SC ST वाला कहेगा कि होना चाहिए और जनरल कास्ट वाला कहेगा नहीं होना चाहिए, ऑब्वियस बात है। पर आप आर्ग्यूमेंट इस तरह के लगाते हो, मैं कह रहा हूँ ठीक है, खाली आप अपनी बात को आप भरवाए ऐसे लोगों से ले आओ, सारे SC ST से भरवा लो, क्योंकि किसी भी क्वेश्चनियर शेड्यूल में कानून और एथिक्स ये नहीं कहते कि उसमें उत्तरदाता का नाम हो, नहीं होना चाहिए। उत्तरदाता की गोपनीयता रखनी चाहिए, नाम पूछा ही नहीं जाना चाहिए। आप बाकी सारे फैक्टर पूछ लीजिए, नाम हमारे उसमें कोई वेरिएबल नहीं है, हमारा नाम किसी भी रूप में, बाकी सब चीजें वेरिएबल हो सकती हैं, वो वेरिएबल नहीं है। पर आपने ये सिद्ध किया है कुतर्क लगाकर, बायस लगा करके आर्गुमेंटिव आप कर रहे हो, फिर आप वैसे ही काम ढूंढोगे सारे के सारे, जो करने वाले भी SC ST OBC के ही थे और थीम भी यही थी, तो उन सब ने यही एस्टेब्लिश कर रखा है, बहुत अच्छी प्रणाली है। मैं अच्छी बुरी नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ रिसर्चर का नजरिया ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तो रिसर्चर इतना ऑब्जेक्टिव रहे कि उसमें न्याय दिखे। सब्जेक्टिव होकर के फिर आप एवरेज आदमी से भी खराब बात करने लगे, तो ये कोई रिव्यू थोड़ी कर रहे हो आप, ये तो कुतर्क कर रहे हो। ये है, तो इसमें यदि आपसे बायस कंट्रोल हो जाए तब आर्ग्यूमेंटिव रिव्यू ऑफ लिटरेचर हो सकता है। बायस फिर तो गाड़ी फंसेगी भाई। 15 पे आ जाओ सर, ये 14 हटा दो एक बार से, ये रिपीटेड है। 15 पे थियोरेटिकल, आप नाम ही समझ गए, बहुत सारी थियरी। तो मैं कहूँ बिहेवियरल अप्रोच एक थियरी है, सिस्टम अप्रोच एक थियरी है, क्लासिकल जो मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी वो है, ये सब थियरी हैं। ये क्या बताती हैं? ये संगठन कैसे काम करते हैं ये बताती हैं। बिहेवियर थ्योरी ये बताती है कि कर्मचारी और संगठन के ऑब्जेक्टिव्स में कैसे आपस में टकराव होता है या एक्शन करते हैं। सिस्टम थ्योरी बताती है कि एक मशीन या व्यक्तियों के समूह में तंत्र और उनके उपतंत्र और उनके काम कैसे, स्ट्रक्चर फंक्शनल ने बताई, कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे तो फंक्शन होंगे, फंक्शन होगी तो स्ट्रक्चर होगी। ये थ्योरी है, सोशियोलॉजी में चलती है, पॉल साइंस में चलती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में चलती है, कुछ कुछ थ्योरी इनमें से लॉ में और इकोनॉमिक्स में भी चलती है, सारी नहीं आपस में। पर मैक्स वेबर तो सब जगह फिट हो जाएगा, सिस्टम थ्योरी सब जगह फिट हो जाएगी, बायोलॉजी में भी, कानून में भी, मिलिट्री में भी, पॉलिटिकल साइंस में भी, और केमिस्ट्री फिजिक्स में सिस्टम थ्योरी तो काम करेगी, क्योंकि इसका नाम ही पूरा जनरल सिस्टम थ्योरी, इसका पूरा नाम तो यही है, बर्टलैम्फी की। तो जब बहुत सारी थ्योरीज को लेकर के आप जो पहले से चल रही है उन थ्योरीज की जब टेस्टिंग करके आप अपनी वाली या तो नई हाइपोथेसिस बना लो कि नए सिरे से मैं तो सत्ता समझाऊंगा लोगों को, तो उसको बना दीजिए, वरना उनका परीक्षण करके रिजल्ट निकाल करके दे दीजिए। पर ज्यादातर ये देखा गया है कि जो लोग प्योर रिसर्च करते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कल मैंने प्योर और अप्लाइड बताई थी, पहले नंबर की क्लासिफिकेशन जो था, प्योर रिसर्च करते टाइम जब रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है उसकी नेचर थियोरेटिकल होती है। तो वो थियोरेटिकल क्यों? थ्योरी फॉर द सेक ऑफ थ्योरी, सिद्धांत सिद्धांत के लिए, ज्ञान ज्ञान के लिए काम में ली जाती। तो थियरी क्या होती है? जिनके आधार पर हम भविष्यवाणी करते हैं, जिनके आधार पर सामान्यकरण करते हैं, जिनके आधार पर हम चीजों का परीक्षण करते हैं, जिनके आधार पर हम आगे बढ़ते हैं, ये है सब। अब अगला इसका प्रोसेस पे आते हैं, फिर मैं खत्म करूंगा आपके सवालों के लिए। देखिए, जब भी आप करना चाहें काम रिव्यू ऑफ लिटरेचर, सबसे पहले गाइड की सहायता लीजिए, डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी देखिए, और आपके विषय की आपकी यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी होगी वहां जाइए। और तीसरे नंबर पर जो टॉपिक आपका है उससे रिलेटेड एक ना एक नेशनल इंस्टीट्यूट जरूर है। हमारे भारत में प्रत्येक टॉपिक पे एक नेशनल इंस्टीट्यूट है। बायोडाइवर्सिटी पे करके जाइए, टेक्सटाइल पे करिए, एविएशन पे करिए, मेटेरोलॉजिकल साइंस पे करिए, फोरेंसिक साइंस पे करिए, साइबर क्राइम्स के ऊपर करिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर करिए, डेवलपमेंट स्टडीज करिए, पंचायती राज करिए, रूरल डेवलपमेंट करिए, हेल्थ इंस्टीट्यूट, हर एक का एक ना एक नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट है, मतलब एक ना एक इम्पोर्टेंस है नेट का। ज्यादातर दिल्ली में है, उसके बाद बेंगलोर में बहुत है, बॉम्बे में बहुत है, और आपको जान के आश्चर्य होगा चौथे पांचवें नंबर पर लखनऊ का नाम आता है। नेशनल इंस्टीट्यूट्स बहुत ज्यादा है लखनऊ में भी। तो उन आपके टॉपिक विषय से संबंधित
थीसिस लाइब्रेरी किताब देखने के बाद नेशनल इंस्टीट्यूट्स की तरफ मुखातिब होइए। इसका तरीका ये कि अपने गाइड से एक लेटर पैड पे लिखवाइए कि प्रमाणित किया जाता है कि ये प्रदीप कुमार जी मेरे यहाँ इस टॉपिक पे पीएचडी काम कर रहे हैं, इनको आपकी लाइब्रेरी या संस्था के दस्तावेज की आवश्यकता हो सकती है, कृपया उपलब्ध कराने का कष्ट करें। और आपके सहयोग को हम फॉरवर्ड में लिखेंगे और आपके द्वारा दी गई सूचना का मिस यूज नहीं किया जाएगा और उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी बनाई जाएगी। कागज लेकर के संस्था में जाइए, सीधे जाके खड़े हो जाते हैं, मेरे को किताब देखनी। तू कौन है? कि मैं जबलपुर से हूं। तो कौन है? राकेश कुमार प्रजापति। अरे तो आगे भी वो प्रजापति तैयारी के साथ जाइए, आपकी हेल्प की जाएगी। कुछ शुरू कर देते हैं, नहीं करते हैं तो रस्ते हैं। तो एक रास्ता तो ये है कि नई दिल्ली में कस्तूरबा गांधी मार्ग पर अमेरिकन लाइब्रेरी है। अमेरिकन लाइब्रेरी का मेंबरशिप ले लीजिए, 200-500 रुपया साल का लेते हैं। फिर जो किताब ऑनलाइन आप चेक करिए, उनको भेजिए, वो आपके पास किताब घर भेज देते हैं 1 महीने के लिए। वापस किताब आप रजिस्टर्ड पोस्ट से उन तक भेज दीजिए, दिल्ली जाना भी जरूरी नहीं है। एक सिंपल तरीका बताता हूँ। तो उनकी जो भी हर विषय पर अपडेटेड किताबें हैं, अमेरिकन लाइब्रेरी वेबसाइट है इनकी, इंटरनेट पे मिल जाएगी। तो वहाँ अपने जयपुर दिल्ली में कनॉट प्लेस पे इनका कार्यालय है। तो ये एक रास्ता बताया है। इस तरह से फिर आप हर किताब थोड़ी खरीदोगे। बहुत बड़े बड़े जो काम हैं वो दुनिया भर की वेबसाइट्स पर पीडीएफ में पड़े हुए हैं, बड़े बड़े पीडीएफ के रूप में आप उनको पढ़िए। जरूरी नहीं आप उस काम के लिए लाइब्रेरी में ही जाएं। और अब तो खैर रास्ते वैसे भी दूसरे बहुत ज़्यादा आ गए। फिर अगले चरण में अपनी एक आप किताब डायरी बना लो 300-400 पेज की। वो केवल आपका पीएचडी की चीज़ लिखो उसमें। तो बच्चों उसमें पहले आपका नाम, आपका पता, कॉन्टैक्ट नंबर, आपका ईमेल वगैरह, आपके गाइड का नाम, रजिस्ट्रेशन का नंबर वगैरह, टॉपिक वगैरह, ये करके फिर उसमें नोट्स उसी में लीजिए एक में ही, कि कहाँ कहाँ जाना है, किन किन से मिलना है, कौन कौन सी किताब मैंने देखी। उस डायरी को एक जगह ही रखिए। तो आप जब भी चलें, आपके स्कूटर में, आपकी कार में, आपके ऑफिस में, आपकी क्लास में, आपकी लैब में, आपके साथ रहे हो। तो उसमें केवल एक ही तरह की सूचनाएं रखिए आप थीसिस से रिलेटेड। तो फिर आपको बार बार कभी ये ढूंढ रहे, कभी पर्ची ढूंढ रहे, और इस मोबाइल के भरोसे मेहरबानी करके तो मत रहना। ये तो जिस दिन खो गया जिस जगह, तो तुम्हें ये लगेगा आत्मा ही गई शरीर से। इसमें सूचनाएं रखिए, लेकिन मैं पुराने जमाने का आदमी में कहूँगा, इनमें भी रखिए सूचनाएं, कागज में भी रखिए। इसके बिना पार नहीं पड़ेगी। क्योंकि फोन तो कभी भी पानी में गिर जाएगा, हैंग हो जाएगा, कोई चोर ले जाएगा, तब तो फिर बिना आत्मा का शरीर कौन सा काम करता है। तो आप भी शून्य हो जाओगे। इसलिए रिटेन में चीजें लिख करके एक डायरी में बना करके रखिए। फिर जो संस्था में आप पीएचडी कर रहे हैं उसके रूल्स देखिए कि किस फॉर्मेट में और कैसा डॉक्यूमेंट वो आरओएल में मांगते हैं। मैं कह रहा ना, कहीं पे तो पूरी 30-40 पेज का प्रेजेंटेशन करवाते हैं, कहीं पे थीसिस के चैप्टर में लगवा देते हैं अंदर फर्स्ट या सेकंड में, और कुछ जगह डिपार्टमेंट में प्रेजेंट होता है, कुछ जगह ये कुछ नहीं, थोड़ा कर लो ये, पर ये करे बिना पीएचडी आगे नहीं बढ़ेगी। तो उन रूल्स रेगुलेशंस को देख लीजिए। ठीक है। जब भी कोई आप किताब उठाएं, कोई आर्टिकल उठाएं, तो सबसे पहले उसका प्रीफेस पढ़िए, भूमिका। तो भूमिका में ये बात पता चल जाती है कि ये जो की है जिसने, ये किताब टेक्स्ट बुक है या रेफरेंस बुक है, किसी का रिसर्च प्रोजेक्ट है, या किसी के लिखे गए आर्टिकल का कंपाइलेशन है। ये बात आपको प्रीफेस में पता चल जाती है। फिर पहला चैप्टर पढ़ करके डायरेक्ट लास्ट वाला पढ़िए, पहले के बाद डायरेक्ट लास्ट में। फिर आप बीच का वो जो होता है ना थीसिस वगैरह में, बुक्स वगैरह में, उतना मैं रेफरेंस बुक की बोल रहा हूँ बच्चों, मैं टेक्स्ट बुक की नहीं बोल रहा आपको ये बात। तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। फिर आप, कल मैंने बताया था कंटेंट एनालिसिस, उन सारे उनके कंसेप्ट समझने के लिए किताब में या उस पेपर में या उस डॉक्यूमेंट में जिसका आप रिव्यू कर रहे हो, उसमें एक बार कितनी बार कही गई, कितने शब्द काम में ली गई, किस तरह से ली गई। फिर उसमें अपना काम को आगे बढ़ाने से पूर्व सारी टर्मिनोलॉजी और ग्लोसरी एक बार जरूर 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 देख लेना। आपने जो टॉपिक लिया है उसकी कोई ना कोई ग्लोसरी जरूर होगी, शब्दावली जरूर होगी, उसे पढ़ लीजिए। मैं अभी उदाहरण देता हूँ। 3 साल पहले बनस्थली से मेरे पास एक थीसिस आई,
तो उसमें था रेलों में यात्री सुविधाएं, अजमेर जिले का, अजमेर मंडल का एक अध्ययन। अब ये टाइटल ही गलत है। क्यों? क्योंकि उस करने वाली बच्ची को रेल नाम की ग्लोसरी नहीं पढ़ी उसने कभी। आज भी आप अपने घर पे ये प्रयोग भी कर लेना, आज आप जा करके। हम अखबारों से प्रभावित लोग हैं, तो हम रेल किसको समझते हैं? पटरियों पे चलने वाली गाड़ी को। एक्चुअली वो ट्रेन है। रेल कहा जाता है लाइन को। ये जो लोहे की पटरियां बिछी हुई, इन पटरियों को रेल कहा जाता है। इसी से आपके घरों में रेलिंग बनी हुई है, सीढ़ियों को रेलिंग इसीलिए कहते हैं। और आप रेल और ट्रेन एक ही समझते हो, तभी तो गड़बड़ हो रही है। तो आप हेडिंग गलत है। कहना ये चाह रहे थे कि रेलवे डिब्बों में मिलने वाली सुविधाएं, ये आप यूं ही लिखते हैं ट्रेनों में मिलने वाली सुविधाएं। अब ट्रेन शब्द हिंदी का तो नहीं है ना। या रेलवे डिब्बे करते, या रेलवे स्टेशन। हम लोग यात्री गाड़ी, सवारी गाड़ी को रेल कहने लगते हैं। ये गलती क्यों हुई? अखबारों से। अखबार तो जब भी कोई एक्सीडेंट हो जाए ऐसे छापते हैं, पटरी से रेल उतरी। अब उसको दोनों का अर्थ पता है, वो रुकता है। अखबार वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पटरी से रेल कैसे उतरेगी भाई? पटरी से ट्रेन उतर सकती है। अब मैंने बात आपको इसलिए समझाई कि इसलिए कि जो टॉपिक ले रहे हैं उस टाइटल को एक बार ग्लोसरी, उसका एग्जैक्ट अर्थ देख लीजिए। मैं कह रहा हूँ ना, वापस से सबसे बड़ी डिग्री कर रहे हो, तो फिर भाषा के मामले में मजाक नहीं चलेगा। अब भाषा की बात चल पड़ी है तो बता देता हूँ। हमारे देश में बूटा सिंह जब अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष थे, तब दलित शब्द बैन किया गया था। जो मेरे को सुन रहे हैं उसको नोट करें, दलित शब्द बैन है, बाकायदा नोटिस जारी करके। सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग, ये लिख सकते हो आप। दलित शब्द बाकायदा नेशनल एससी कमीशन ने बैन किया था। सन 2000 की बात है, जब बूटा सिंह अध्यक्ष थे। अब ये रिसर्चर को जानकारी होनी चाहिए। ये कोई बात नहीं, मुझे तो जानकारी नहीं कि यार ऐसा भी है क्या। उसके बाद आप उसका एक ड्राफ्ट तैयार कर लीजिए, रफ, अपने गाइड को दिखाइए, फिर उसको फाइनल रूप में दीजिए। फिर आप अपनी वाली फाइंडिंग से लिखिए। अपनी वाली फाइंडिंग में ये बताओगे अमुक अमुक काम तो लोगों ने कर दिया, ये वाला काम नहीं हुआ है, ये रिसर्च गए थे, इसलिए इसके ऊपर मैं मेरा काम करूंगा। ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर का ओवरऑल एक कहानी। तो जब आप उसका विश्लेषण देखिए बच्चों, आपको दोनों तरह से बात कहनी आनी चाहिए। अच्छी बुरी की मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपको बात दो तरीके से कहनी। एग्जाम्पल देता हूँ। हेनरी फोर्ड अमेरिका के बहुत बड़े उद्योगपति हुए हैं। खत्म कर रहा हूँ बस अब। वो बहुत मितव्ययी थे। ये जो फोर्ड ट्रैक्टर वगैरह आते हैं, इन्हीं की कह रहा हूँ, 1950-60 के आसपास की बात। उनके पीए ने कहा कि साहब, ये एक ही कोट आपके पास है और ये भी ऊपर से फट गया या कहीं से, और इसके टाँके लगवा रखे हैं। अब आप जहाँ कहीं भी किसी प्रोग्राम में जाते हो तो लोग आपको क्या समझते होंगे? आप देखो, हेनरी फोर्ड दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसे वाला आदमी और फटे हुए कोट में घूमता है। फोर्ड साहब ने कहा कि कोट का काम मेरे को थोड़ी सी गर्मी प्रदान करे, मेरे कागज पेन रख ले, इतना ही है बस। और बाकी अमेरिका हम सब जानते हैं कि मैं फोर्ड हूँ। जब सब जानते हैं कि मैं फोर्ड हूँ, बहुत अमीर हूँ, तो मेरे कोट से उनकी क्या फर्क पड़ता है? कि ये ठीक है, चुप हो गया। संयोग ऐसा हुआ कि 2 महीने बाद उनको इंग्लैंड जाना था और वहाँ किसी कंपनी के साथ समझौता होना होगा उनका, और उससे पहले वो कभी इंग्लैंड नहीं गए थे हेनरी फोर्ड साहब। तो पीए ने सचाते हुए उनसे कहा, बोले साहब, ये कोर्ट अमेरिका में तो ठीक है, आपको सब लोग जानते हैं, अब अपने जा रहे हैं इंग्लैंड, अब तो नया कोर्ट ले लीजिए। तो फोर्ड साहब ने कहा कि इंग्लैंड में मेरे को कौन जानता है कि मैं फोर्ड हूँ? समझ बात? एक ही आदमी ने अपनी दोनों बातें फिट कर दी। गलत दोनों ही नहीं है, गलत नहीं है ना, दोनों ही सही है। तो अर्थात जब आदमी चीजों को बड़े नजरिए से देखने लग जाता है, तब उसके पास उत्तर होते हैं। अब आपके सवाल,
मिश्रा साहब सवाल खोल दो बच्चों के। बिल्कुल सर। सबसे पहले विजय वाडिवा जी, आप स्क्रीन पे आइए। विजय वाडिवा जी कौन है? विजय वाडिवा के नाम से कौन जुड़ा है? विजय वाडिवा जी, मेरी बात सुन रहे हैं आप? विजय वाडिवा जी। दूसरा ले लो कोई क्या तो। नहीं नहीं, ये विजय वाडिवा जी से मुझे कुछ अनुरोध करना है। ये विजय वाडिवा जी, विजय वाडिवा जी के नाम से कौन जुड़ा है ये? सना कौसर, आपका हैंड रेज है, आप पूछ सकते हैं अनम्यूट होकर। सर तैयार हैं। सना कौसर, आपका हैंड रेज है सब बहुत पहले से। कुछ पूछना है आपको? स्मृति, स्मृति आपका हैंड रेज है, अनम्यूट होके पूछ लीजिए। स्मृति चौहान। यस सर। हाँ, ये ध्यान रखिए कि आप लोग जो हैंड रेज कर दीजिए, मैं आप वो कर लूंगा। दूसरा, सर से केवल इस जो लेक्चर हुआ इसके बारे में पूछना है। जो आपके बाकी क्वेरीज हैं यूनिवर्सिटी के बारे में, वो मैं बाद में बात करूंगा। पूछ लीजिए आप। ठीक है सर। सर एक्चुअली आपने एक आर्ग्यूमेंट एनालिसिस करके टाइप पढ़ाया है। हाँ सर, हाँ तो सर, उसमें वही मतलब है। मुझे, हाँ तो मुझे उसमें ये डाउट, मतलब ये कंफ्यूजन है कि आपने जैसे बताया था कि अगर हम लोग किसी से क्वेश्चन करते हैं, किसी भी पर्सन से क्वेश्चन करते हैं, तो उसमें जैसे एक पर्टिकुलर पर्सन से हम क्वेश्चन ना करके जो एवरेज लोग हैं उनसे करें। आपका यही कहना है आर्ग्यूमेंट एनालिसिस में? मतलब जैसे आपने कास्ट वाइज बताया था कि अगर हम एससी कास्ट या एसटी कास्ट से करेंगे तो वो लोग रिजर्वेशन को प्रेफरेंस देंगे, और अगर जनरल कास्ट से करेंगे तो वो लोग प्रेफरेंस नहीं देंगे। तो इसका मतलब यही है कि अगर हमको कहीं मतलब आर्ग्यूमेंट एनालिसिस करना है तो जो दोनों लोग हैं, दोनों लोगों का मिलके हमको मतलब एक एनालिसिस करना है। नहीं, मैंने तो ये कहा था कि जब भी आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करें तो जिसका पहले काम हो चुका है उसकी थीसिस को, निष्कर्ष को आप लेकर के अपने ढंग से आर्गुमेंट करते हैं। खंडन करोगे या समर्थन करोगे, दोनों तरह से आर्गुमेंटेटिव होता है। वो हाँ उदाहरण दिया था, बायसनेस नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक लड़की ने पीएचडी करी, खुद एसटी की थी, तो बायस थी। इसका मतलब उसके काम को कोई और कभी फ्यूचर में रिव्यू ऑफ लिटरेचर में लेगा तो उसका तो काम बिगड़ गया है ना। उसको ये नहीं पता नहीं कि पहले से बायस है। ऐसा नहीं हम्म। करना है। काम बेकार करता हूँ तो आगे रिव्यू कोई बेकार हो जाए, ये कह रहा हूँ। मतलब ये कि हम लोगों को जिनका भी काम देखना है उसके बाद हम लोगों को बिना बायस्ड होके अपना एक मतलब ये देना है, एक आर्गुमेंट प्रोवाइड करना है। हमें हमारा आर्गुमेंटिव लॉजिक बेस देना है। हमें हमारा तो ऑब्जेक्टिव अच्छा, रहेगा। ठीक है सर, ठीक है। अर्जुन चौहान, अर्जुन रायमा, अनम्यूट करिए। जी हेलो। जी जी सर नमस्ते। जी, पूछिए सर से। हेलो। हाँ सर, मेरा सर से सवाल ये था सर कि मैं कीर जाति की लोक संस्कृति के संदर्भ में सर रिसर्च करना चाहता हूँ, पर मुझे जो सेकेंडरी सोर्स है वो अभी तक के मुझे सर कुछ भी है ना, गवर्नमेंट किसी की बुक ऐसा कुछ मिला नहीं है सर। यानी कि सब कुछ मुझे प्राथमिक स्तर पे ही निर्भर करना है। और सर आप राजस्थान से हो तो मेरा सवाल ये था कि वहाँ के कीर जो समाज है उसके विषय में सर जानकारी चाहिए थी मुझे। तो आप तो समाधान खुद ही बता रहे हो, आपको तो समझ है ना ये बात की। तो हाँ सर, ये बात की तो मुझे समझ है, पर अगर कोई सम- सेकेंडरी सोर्स तो मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है सर। तो आप ढूंढने जाओगे तो मिलेगा ना। अभी तो जी शुरू ही हुआ अभी तो शुरू ही हुआ होगा। जी जी हाँ, आगे बढ़ोगे तब मिलेगा ना। अभी तो शुरू हुआ है मामला आपका, थोड़ा आगे बढ़ो। जी जी सर। जी सर, यही सवाल था मेरा। थैंक यू सर। सागर बौद्ध, सागर बौद्ध, अनम्यूट करके पूछिए आप क्या पूछ रहे हैं। सर नमस्ते सर। हाँ सर बताइए। आपने जैसे कहा था कि नाम वेरिएबल नहीं होना चाहिए, तो वेरिएबल होता में है, हमें किस किस चीजों नहीं होता है।
हाँ एक्चुअली सर वेरिएबल में हमें किन किन चीजों को शामिल करना चाहिए अपने रिसर्च के लिए? वेरिएबल में वर्ग है, SC ST OBC, लिंग है, एज है, लाइवलीहुड का सोर्स है, एजुकेशन का स्तर है, ग्रामीण शहरी पृष्ठभूमि है, में बच्चों की संख्या है, आपके पास संसाधन, आप किस पद पे काम करते हो, ये सब वेरिएबल हो सकते हैं, नाम वेरिएबल नहीं हो सकता। ओके। शिवा रिछारिया। सर नमस्कार। मेरा ये सवाल था सर कि जैसे रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आपने बताए थे कि जहाँ पे रिव्यू ऑफ लिटरेचर अवेलेबल नहीं है जिस मैटर पे, तो उस पे अपन साइबरनेटिक रिसर्च का यूज़ कर सकते हैं। सर क्या मैं उसका एग्जांपल जान सकता हूँ, क्योंकि साइबरनेटिक एक तरीका कम्युनिकेशन मॉडल भी है, तो इसमें अपन सर साइबरनेटिक को कैसे यूज़ कर सकते हैं रिसर्च को, जहाँ पे रिव्यू ऑफ लिटरेचर अवेलेबल नहीं है? जापान में सबसे पहले हॉस्पिटल में नर्सिंग का काम रोबोट को दिया था 20 साल पहले, तो अब वो साइबरनेटिक जी, जी। यूज, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे सॉफ्टवेयर बन करके मशीनों से यूज हुआ था, और उनके ऊपर तो स्टडियाँ उनकी हुई है कि रोबोट। तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आज जैसे बिना ड्राइवर की कार आई है, ये साइबरनेटिक्स को बेस बना के आई है, रिलेटेड काम मिल जाएगा, लिंक जोड़ने का ही काम होगा। भाई जिस पे काम नहीं है वो तो एग्जैक्ट नहीं है, पर उससे मिलते जुलते थीम का निष्कर्ष लोगे फिर तो लेना तो पड़ेगा पर। जी, मतलब सर इसको रोबोटिक्स से कनेक्ट कर सकते हैं अपन, हाँ, रोबोटिक इन्वेंशन। तो वही है ना, उस फील्ड की स्थिति आएंगी। जी सर, थैंक यू सर, क्लियर हो गया सर। अभी डाउट पुराना भी था ये, अभी आपने समझाया तो समझ भी आ गया अब सर। रूपाली जी, आप कुछ, आपका हैंड रेज है, कुछ पूछना चाहते हैं आप? जी सर नमस्कार। बताओ जी सर, आपने कहा था कि हमारे यहाँ सर जो भी विषय हैं उनसे संबंधित या तो संस्थान है सर, या फिर सर कुछ यूनिवर्सिटीज हैं। तो सर जैसे भारतीय ज्ञान परंपरा इस विषय में सर जैसे मुझे शोध करना है हिंदी साहित्य में, तो सर इस विषय से संबद्ध जैसे सर अमेरिकन लाइब्रेरी आपने एक पुस्तकालय बताया, इस प्रकार से सर संस्थान है सर जहाँ से अधिकतम सर जानकारी मिल सके? कहाँ के रहने वाले हो आप? सर छिंदवाड़ा सर जी। तो आपके बगल में उज्जैन में संदीपनी राष्ट्रीय संस्थान है ना, उज्जैन में ही। जी सर। भारतीय ज्ञान परंपरा का ही है, भारत सरकार का ही है, और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एक जगह और मुख्यालय है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पीछे कटोरिया सराय दिल्ली में। यहाँ भारतीय ज्ञान परंपरा खूब सामग्री है। जी सर। जी। अब ये देखो, और किसी के हैंड्स नहीं दिख रहे हैं, और किसी को पूछना है तो बात करें। हाँ स्मृति, पूछ लो, अनम्यूट करो पहले अपने आप को स्मृति। हाँ सर, सर मुझे एक्चुअली ये चीज़ पूछनी थी, जैसे रिसर्च टॉपिक जो है, जैसे जो मैंने सिलेक्ट किया, अगर वो एक स्पेसिफिक एरिया के बारे में है ना, जैसे मान लेते हैं छिंदवाड़ा के बारे में है, तो अगर मैं सिर्फ उस एरिया के बेसिस पे रिसर्च करूँ तो क्या वो मतलब बहुत, मतलब जैसे अगर मैं किसी बड़े क्षेत्र या बड़े रीजन पे रिसर्च करती हूँ तो वो बहुत सारे लोगों के लिए वैल्यूएबल होगा, या मतलब बहुत दूर तक वर्ल्ड वाइड उसकी रीच रहेगी। लेकिन अगर मैं कोई एक स्पेसिफिक एरिया, कोई एक बहुत छोटा एरिया, तो क्या वो मेरा मैसेज, मतलब अगर मैं उस पर रिसर्च करती हूँ तो वो इतने दूर तक क्या पहुंच भी पाएगा, या वो मतलब अगर मैं पब्लिश करना चाहूँ तो लोग उसको देखेंगे भी, या मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे मैं अपने रिसर्च टॉपिक को मतलब सिलेक्ट करूं अगर मुझे चेंज भी करना है तो। रिसर्च टॉपिक और का एरिया पे डिपेंड नहीं करती चीजें। आप थोड़ा सा भेद को दूर करिए दिमाग से। जब बोलते हैं स्कोप, तब हम ये कहते हैं वो चीज आंखों से नहीं दिखती लेकिन उसका फैलाव। मैं कहूँ MA करने के बाद क्या स्कोप है, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ उसका कितना जगह अप्रोच हो सकती है नौकरी मिलने में या दूसरे कैरियर के मामले में। जब आप बोलते हो एरिया, तब वो होता है आंखों से दिखना। तो छिंदवाड़ा जिले का अध्ययन ये हुआ, लेकिन जो जैसे साइबरनेटिक्स एक स्कोप है, पब्लिक ओपिनियन एक स्कोप है, लोगों के परसेप्शन, घटनाएं दुर्घटनाएं स्कोप है। तो थियरिटिकली चीजों का जो टाइटल होता है ना, वो आपका स्कोप बताता है। और
जिसे आप एरिया बोलते हो वो दिखता हुआ होता है। तो कोई भी रिसर्च पेपर जो होता है वो हमेशा उस टॉपिक का स्कोप होता है, टॉपिक में स्कोप छुपा हुआ होता है। कोई रिसर्च पेपर को इसलिए लोग पढ़ेंगे नहीं वो छिंदवाड़ा का है या कहाँ का है, लोगों का तो इंटरेस्ट होता है स्कोप में। मैंने कल आपको ये बताया था कि एनालिसिस इम्पोर्टेंट नहीं है, एनालिसिस को किस तरीके से आप प्रस्तुत करते हो ये इम्पोर्टेंट है। चूंकि आपने कोई काम लिया तो छिंदवाड़ा पे ही हो, उसका एरिया छिंदवाड़ा था, स्कोप मान लीजिए रेलवे था, ट्रांसपोर्ट था, कुछ भी था, मुझे नहीं। उसको करने के बाद जब वो किस पत्रिका में छपा उससे इम्पोर्टेंस बढ़ती है और फिर पढ़ा जाता है। इससे कोई लेना देना नहीं कि आपने छिंदवाड़ा पे लिख किया। काम के जो टॉपिक है, प्रैक्टिकली जो टॉपिक होता है वो स्कोप होता है, और उससे रिलेटेड जब रिसर्च पेपर छपता है तो उसकी वैल्यू होती है। उसमें फिर छिंदवाड़ा हो चाहे बड़ा हो या छोटा हो, वैसे भी रिसर्च के लिए तो नियम ये है कि माइक्रो होनी चाहिए, मतलब सीमित एरिया पे काम होना चाहिए। नहीं तो आपके पास पैसा है, न समय है, और न इतनी विजडम अभी क्रिएट हुई है, अभी नहीं हुई है, हो जाएगी आगे कि आप कर बढ़ो। तो आप जो कर रहे हैं वैसा ही कर लें। और कोई हमारे साथी हैं जो सर से कुछ बात करना चाहते हैं? सर, मैं आपके संज्ञान में बात लाना चाहता हूं कि हमारे इसमें हमारे यूनिवर्सिटी के रिसर्च डायरेक्टर डॉक्टर धनाराम जी भी जुड़े हुए हैं, और हमारे ज्योग्राफी डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और रिसर्च सेंटर के इंचार्ज प्रोफेसर डॉक्टर डी विश्वकर्मा साहब भी जुड़े हुए हैं इसमें। तो विश्वविद्यालय की तरफ से एक ये मेगा इवेंट आयोजित हो रहा है। वो ये चाहते हैं कि अधिकतम हमारे विद्यार्थी, और देखिए सर, विश्वविद्यालय की वो देखिए आप स्पीड देखिए कि कल शाम में रिजल्ट निकला है और आज तकरीबन 150 पार्टिसिपेंट्स आपके इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। मैं डॉक्टर सीताराम शर्मा साहब हैं इसमें, वो हो गए हैं डॉक्टर सीताराम शर्मा। मैं जी मिश्रा साहब नमस्कार। जी, हमारे अग्रज सीताराम शर्मा जी भी जुड़े हैं। मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए डॉक्टर सीताराम शर्मा साहब को सादर आमंत्रित करता हूं, और वोट ऑफ थैंक्स के बाद जब सर हट जाएंगे तब आप लोग सब जुड़े रहेंगे। कुछ आप लोगों को सूचनाएं देनी है तो आप सारे लोग जुड़े रहेंगे। मैं प्रोफेसर सीताराम शर्मा साहब को आमंत्रित करता हूं कि वे वोट ऑफ थैंक्स के लिए सादर आमंत्रित। आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर सुरेंद्र जी कटारिया जी के द्वारा दिया गया वक्तव्य बहुत उपयोगी था। वो अलग बात है कि साहित्य के विषय से जो जुड़े लोग हैं उन्हें उतना लाभ नहीं होगा, लेकिन सामाजिक विज्ञान से जो लोग हैं उनको पूरा लाभ होगा, बड़े ही सरल भाषा में। सबसे बड़ी तारीफ की बात यह है कि सर ने बहुत ही सरल भाषा में, बोलचाल की भाषा में अपनी बात को रखा, और निश्चित है कि जितने भी शोधार्थी हैं इससे लाभान्वित हुए होंगे। हम सारे शोधार्थियों की ओर से आपका हृदय से साधुवाद ज्ञापित करते हैं, विश्वास करते हैं कि आपका ऐसे ही हम सबको मार्गदर्शन मिलता रहेगा। कन्वीनर डॉक्टर राजन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी विश्वविद्यालय में लोग लगे हुए हैं उन सबको भी धन्यवाद कि इस कार्य को आप लोग गति दे रहे हैं। निश्चित है कि आगे चल करके यहाँ के क्षेत्र को भी लाभ होगा, सरकार को भी लाभ होगा, विश्वविद्यालय को लाभ होगा, और सारे जो अध्येता हैं उनको भी लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी शोधार्थियों को। कटारिया साहब बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने एक नए तरीके से रिव्यू ऑफ लिटरेचर को हम लोगों के संज्ञान में लाया, और सबसे बड़ी अच्छी चीज ये है कि आपने सभी स्ट्रीम को ध्यान में रखते हुए जो अपने उदाहरण शामिल किए, चाहे वो नेचुरल साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे ह्यूमैनिटीज हो, सबके उदाहरणों को जो समाहित किया आपने, उसके लिए सर मैं विश्वविद्यालय की तरफ से आपको प्रणाम प्रेषित करता हूं। सर धन्यवाद। अब सारे शोधार्थियों को जो क्वेरीज हैं, पहले वो लोग कुछ ऐसा उनको लगता है कि कुछ वो जानकारी चाहते हैं या कुछ वो करना चाहते हैं तो कर लें। एक तो ये लिंक जो है 1 हफ्ते के लिए जनरेट हुई है, तो 1 हफ्ते तक इसी लिंक से आपको जो वो करना है। जो भी हमारे रिसोर्स पर्सन, इनका जो भी प्रेजेंटेशन है और रिकॉर्डिंग है, ये भी आप लोगों के लिए उपलब्ध। तो प्रेजेंटेशन तो हम आज ही उपलब्ध करा देंगे, कल का और आज का,
और बाकी चीजें जो हैं रिकॉर्डिंग जैसे हमको मिलती है हम आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। कुछ और सर ने आज कुछ और दिया था हमको कि क्वांटिटेटिव लिटरेचर जो वो होता है डेटा को क्वालिटेटिव डेटा को क्वांटिटेटिव डेटा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए सर ने आज हमको कुछ किया है। मैं उसको भी आपको शेयर कर दूंगा, निशा जैन मैम को दे दूंगा। निशा जैन मैम जो भी प्लेटफॉर्म उचित समझेंगी उसमें आप लोगों को शेयर कर देंगी। बस मेरा एक जो सबसे बड़ा कंसर्न था जिसकी मैं बात कर रहा था, एक आपने देखा होगा, एक जिनका मैं शुरू में नाम ले रहा था, वाडीवा करके जो थे, उनके यहाँ पर 4-5 लोग लगे थे, किसी ऑफिस में थे और वो इतना ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा था उनके उससे। कोशिश कीजिए कि ये सारे रिसोर्स पर्सन जो हैं वो मतलब अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल है। और हम चाहते हैं कि छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय में किस तरीके का रिसर्च का माहौल बने कि हमारे विश्वविद्यालय की कीर्ति दूर दूर तक फैले। और ये निश्चित मान के चलिए, थोड़ी सी मेहनत अगर आपने अच्छे से कर ली कोर्स वर्क में, आपकी थीसिस, आपका रिसर्च बहुत आसान होगा, बहुत क्वालिटी वाला होगा। और आप ये मान के चलिए कि कहीं पर भी आप भारत में जाएंगे, आपके सब्जेक्ट के आप एक्सपर्ट होंगे और आपको काफी अच्छे से जाना जाएगा। और ये आपके जीविकोपार्जन का भी बहुत बढ़िया साधन हो सकता है। केवल एक डिग्री लेना है या केवल डॉक्टरेट आपके सामने डॉक्टर की वो लगना है, ये भर मत करके करिए। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बेस्ट से बेस्ट रिसोर्स पर्सन आपके लिए, अभी जैसे कंप्यूटर की क्लासेस भी शुरू होंगी, अभी हम लोगों ने 9 से 10:30 ये वाली क्लासेस रखी हैं और शाम में 7 से 8:30 आपके सब्जेक्ट की क्लासेस होंगी। तो सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट के जो कोऑर्डिनेटर हैं वो अभी लगातार रिसोर्स पर्सन के लिए टाई अप कर रहे हैं और वो आप लोगों के लिए वो करेंगे। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि नहीं ये टॉपिक छूट रहा है या ये टॉपिक पे फिर से हमको चाहिए, ये टॉपिक कोई दूसरा हमको एक्सपर्ट चाहिए, या पर्टिकुलर आपके स्ट्रीम के बारे में आपको लगता नहीं हमको इस एंगल से भी थोड़ा समझाने के लिए चाहिए, वो भी आप कर सकते हैं, मतलब हमको बता सकते हैं, हम उस पर भी काम करना शुरू कर देंगे। हम ये चाहते हैं हमारा विश्वविद्यालय इतने कम संसाधनों में जब शोधार्थियों के लिए इतनी बड़ी सौगात दे रहा है तो आप सारे, और इसकी क्षमता 500 लोगों की है, यानी 500 लोग इसमें जुड़ सकते हैं। बस 2-3 चीजें बस मेरे को जो लगता है कि बीच में आप लोगों को अनम्यूट नहीं आना। हमने कोशिश की, सारे रिसोर्स पर्सन से बोला है कि वे 10:15 तक अपनी बात खत्म कर दें ताकि 15 मिनट हमारे विद्यार्थियों को केवल बात करने के लिए मिले। तो इन सब चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। मेरी बात आप लोगों को, मेरी बात खत्म हुई, आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अर्जुन रायमा जी कुछ शायद बोलना चाह रहे हैं। हाँ हेलो सर। हाँ बोलिए अर्जुन जी। सर हिंदी साहित्य के विषय में चर्चा होनी चाहिए थी सर, थोड़ी बहुत। बस यही सवाल था। फर्क देखिए, फर्क समझिए। अभी आप रिसर्च मेथोडोलॉजी और रिसर्च पब्लिकेशन एथिक्स, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक अनिवार्य विषय रखा 2 क्रेडिट का, वो है रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स। 2 चीजें जिसमें प्लेजरिज्म वगैरह सब आता है। तो ये अभी रिसर्च मेथोडोलॉजी और रिसर्च पब्लिकेशन एथिक्स पर क्लासेस हो रही हैं। इसी के पैरेलल हमारी क्लासेस चलेंगी। चूंकि अभी आप लोगों के पास काफी कॉलेज का भी काम है और आप लोग अभी एग्जामिनेशन में भी हैं, नहीं तो हम चाह रहे थे कि 11 से 12:30 फिर आपका कंप्यूटर भी लगा दें, बट वो शायद पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोगों ने इसी 9 से 10:30 में कंप्यूटर का भी रखा हुआ है। जैसे ये बीच बीच में हमारे पास वो आएंगे तो एक हफ्ता हम कंप्यूटर रखेंगे, एक हफ्ता रिसर्च मेथोडोलॉजी रखेंगे। आपको लगता है कि हिंदी साहित्य में अगर आपको पर्टिकुलर किसी विधा पर या किसी उस पर लेक्चर चाहिए तो वो आप हमको जरूर बता दीजिए। तो हमारे जो रिसर्च कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर धनाराम, या आपके जो सब्जेक्ट के कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर लक्ष्मी चंद, हम उनसे आपके संदेश पहुंचा देंगे। वो हमको जो एक्सपर्ट देंगे हम उससे लेक्चर आपके लिए करवा देंगे। नमस्कार सर, सभी को मेरा नमस्कार। सर भी आ गए जरा आप सर। मैं हूँ सर, पूरे टाइम रहा हूँ इसमें। सर तो कुछ जी मतलब अभी ये जो हो रहा है रिसर्च मेथोडोलॉजी बेस्ड है या फिर कॉमन, सभी के लिए जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस सारे फैकल्टी के लिए, वो चल रहा है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी अलग से सब्जेक्ट वाइज कराया जाएगा कोर्स वर्क में, वो भी होगा। तो आप लोग अभी जो कॉमन टॉपिक्स है सर ने अरेंज किया है उस पर फोकस कीजिए, और जब ये खत्म हो जाएगा तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोर्स वर्क भी होगा। थैंक यू।
तो सर ने क्लियर कर दिया है कि अभी हमारी सब्जेक्ट की क्लासेस भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो शाम में 7 से 8:30 वो सब्जेक्ट, यानी आपका एक सब्जेक्ट का भी पेपर होगा, कंप्यूटर का पेपर होगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर का पेपर होगा, यानी आपके इस तरीके से सारे पेपर्स होंगे जो कोर्स वर्क में। तो इसीलिए सर ने बोला है कि ये हमने अलग से इसको अरेंज किया हुआ है। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी रिसर्च मेथोडोलॉजी, अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है तो वो भी सर ने अश्योर किया है कि वो भी होगा आपका। डॉक्टर डी विश्वकर्मा साहब भी जुड़े हैं, शायद कुछ बोलना चाह रहे थे। तो मैं आप लोगों से आज्ञा लूं, किसी को और कुछ नहीं कहना हो तो मैं अपनी वाणी को विराम दूं। चलिए आप सभी लोग जुड़े, शार्प सवाल थे सर। हाँ बोलिए ना। सर मैं हिंदी साहित्य से JRF सर हूँ, जैसे और अगर मुझे इनकेस कोई सर लेक्चर एक आदमी बोलिए तो ठीक रहेगा। स्मृति पहले तुम बोल दो, तुमको क्या बोलना है। ठीक है। सर मुझे ये पूछना था, जैसे इनकेस कोई लेक्चर अटेंड नहीं हो पाता, जैसे अभी कल वाला लेक्चर अटेंड नहीं हो पाया, तो फिर उसकी रिकॉर्डिंग या जो भी है वो कहाँ पे प्रोवाइड होगी? रिकॉर्डिंग मिलेगी, चूंकि कल से हमारा ऑनलाइन वाला कल से शुरू हुआ है। आप चाहेंगे तो ये वाला फिर से हम रिपीट करा देंगे किसी संडे को या कहीं पर भी जहां हमारे पास वो मिलेगा समय ऐसा, क्योंकि कल का लेक्चर भी ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट था। वैसे उसकी रिकॉर्डिंग है, हम रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं और पीपीटी तो उपलब्ध करा ही रहे हैं। हम डॉक्टर धनाराम जी को ये दे देंगे और वहां से वो एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म निर्मित कर रहे हैं कि वहां से सारा गूगल क्लासरूम में सारी चीजें आपकी पड़ी और कोई इसमें वो नहीं है, आप बिल्कुल उनका उपयोग कर सकते हैं। इसके पहले भी कुछ हमारी 10 क्लासेस 12 क्लासेस हुई है रिसर्च मेथोडोलॉजी पे, उसका लिटरेचर भी हमारे पास है, वो भी हम आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। थोड़ा सा लोगों को बता दें जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं कि क्या नियम है, जैसे कि अटेंडेंस के लिए है कि उसमें कुछ लोग लिख रहे थे 75% अटेंडेंस कंपलसरी है। नहीं सर, ये उसका तरीका कैसे होगा कि इसमें कैसे लोग अपने अटेंडेंस आज निशा जी ने उसका डिसाइड किया है कि आप लोग जब भी जुड़े तो जैसे सीताराम शर्मा _ हिंदी लिटरेचर, तो हमको ये समझ में जाएगा कि हिंदी लिटरेचर के इतने, क्योंकि वहां पर पूरा उनके पास वो भी मॉनिटर कर रहे हैं। ये कैसे टाइप होगा? नहीं, वो जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो पूछता किस नाम से होना चाहते हैं आप, तो तुरंत आप बताएंगे तो वो कर देगा आपको। जैसे ही आप सिद्धांत ध्रुवे कुछ बोलना चाहूँ सर इस विषय में? बिल्कुल सर, बता दीजिए, बिल्कुल बता दीजिए। सर अभी जो निशा मैडम ने यही तरीका अपनाया है, सुझाया है जो मिश्रा सर ने कहा है। फिर हम और प्लान करते हैं, गूगल फॉर्म के द्वारा भी अटेंडेंस की व्यवस्था कर देते हैं, क्योंकि फीडबैक हर उसका फीडबैक भी लेंगे हम लोग, हर रिसोर्स पर्सन का, तो वो भी आप लोगों का बहुत बड़ा हो जाएगा। और गूगल फॉर्म भी के द्वारा लेंगे, और वो गूगल फॉर्म पूरे 1.5 घंटे की क्लास के दौरान सडन कभी भी आएगा और उसमें आपको अटेंडेंस देनी होगी और वो दोबारा शेयर नहीं होगी। जो लोग पूरे टाइम क्लास में रहेंगे उनको वो लिंक मिल जाएगी, अदरवाइज लोग मिस कर देंगे, उनकी अटेंडेंस मिस हो जाएगी। तो इसलिए सभी पार्टिसिपेंट जो है पूरे टाइम क्लास में रहेंगे और बिटवीन द टाइम गूगल फॉर्म के द्वारा उसकी लिंक आएगी और आपको अटेंडेंस देना होगा, और उसकी व्यवस्था हम 1-2 दिन में कर ले रहे हैं। और अभी जो आदरणीय मिश्रा सर ने कहा है नाम के साथ अंडरस्कोर में सब्जेक्ट, वैसे वाला अपना लीजिए। नहीं, और सर का ये पर्पस ये है कि क्वालिटी में, मतलब सर ये चाहते हैं कि क्वालिटी मेंटेन हो, बाकी और कोई पर्पस नहीं है इसका। पर्पस हमारा सिर्फ ये कि क्वालिटी मेंटेन हो इसकी, बस। जी 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 सर। और कोई कुछ पूछना चाह रहा है? सिद्धांत ध्रुवे का हैंड रेज है। हेलो, गुड मॉर्निंग मलाफी सर, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जो कोर्स वर्क, ऑफलाइन कोर्स वर्क जो स्टार्ट होने वाला है, तो सर वो 14 से स्टार्ट हो जाएगा, वो ऑन टाइम चलेगा या फिर उसमें डिले कुछ हो? नहीं, अभी देखिए ऑनलाइन ही क्लासेस चलेंगी, ऑफलाइन का आपको अलग से बता दिया जाएगा। आपके पास पर्याप्त समय रहेगा सूचना मिलने का, उसके लिए हम सूचना देंगे। ऑफलाइन उन्हीं क्लासेस का होगा जिसमें हैंड्स ऑन कराना आपको, कंप्यूटर की जैसे क्लासेस होंगी हैंड्स ऑन कराना उसमें, इसलिए वो ऑफलाइन होंगी, ठीक है ना। कुछ ऐसे हैं जिसमें आपको ऑफलाइन कराना जरूरी है, वही वर्क क्लासेस ऑफलाइन होंगी, बाकी सारी ऑनलाइन होंगी। साक्षी तिवारी कुछ पूछना चाह रही है, साक्षी तिवारी का हैंड रेज है। यस सर, मैं ये बोल रही थी हमारा जो कोर्स वर्क है उसके जो एग्जाम होंगे तो उसमें क्या क्या सब्जेक्ट होंगे हम लोग के, उसका क्या सिलेबस का, मतलब हमको क्या पढ़ना है, ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बेटा सारा फ्लैश होगा, अभी
कल ही आपका रिजल्ट आया, अभी 15 तारीख तक आपको समय मिला है, सारी कुछ आपको, सब कोई भी चीज ऐसी नहीं, किसी चीज से आप वंचित नहीं रहेंगे, सारा कुछ आपके पास आएगा बेटा। ठीक है, तो अब मैं अपनी बात समाप्त करूं। चलिए, सभी लोगों को धन्यवाद। कल शार्प 8:45 में आप जुड़ जाएंगे। हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर कैलाश चंद गुर्जर, और उनका जो टॉपिक रहेगा वो है यूज ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज इन सोशल रिसर्च। डॉक्टर कैलाश गुर्जर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा से हैं और हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं। तो कल शार्प 8:45 पे आप जुड़ जाइएगा। ठीक, थैंक यू डॉक्टर धनाराम जी। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। इनफैक्ट मैं भी सीख रहा हूँ ताकि आगे एक अच्छे गाइड के रूप में अपना कर्तव्य भी निभा पाऊँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सर। 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 थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर।